लॉस्ट सबसे कमजोर हीलर है जो केवल एक बुनियादी हीलिंग स्पेल का उपयोग कर सकता है और इसी कारण से उसे उसकी पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। उसके आसपास के सभी लोग उसे एक अज्ञानी हारा हुआ व्यक्ति मानते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसके पास एक छुपी हुई शक्ति है जो उन्होंने कभी नहीं देखी। तो क्या होगा जब सबसे कमजोर हीलर सबसे ताकतवर एडवेंचरर बन जाएगा? कहानी तब शुरू होती है जब यह युवा लड़की अकेली रह जाती है, जब गोबलिन्स का एक गिरोह उस गाड़ी को नष्ट कर देता है जिसमें वह सवार थी। ये गोबलिन्स उसे खत्म करने ही वाले होते हैं, लेकिन अचानक एक रहस्यमय बच्चा प्रकट होता है और उसकी रक्षा के लिए लड़ाई करता है। लड़की इस एडवेंचरर की ताकत देखकर दंग रह जाती है। कुछ साल बाद लॉस्ट गिल्ड में आराम कर रहा है जब एक लड़की आती है और उसके साथ टीम बनाने के लिए कहती है। पूरा गिल्ड यह देखकर हैरान हो जाता है कि कोई लॉस्ट से टीम बनाने के लिए कह रहा है। यहाँ तक कि लॉस्ट खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह उलझन में है कि उसने उसे क्यों चुना, लेकिन फिर वह उस संकेत की ओर इशारा करती है जो वह पकड़े हुए है, जिसमें लिखा है कि वह अपनी टीम में शामिल होने के लिए लोगों की तलाश कर रहा है। उसका नाम नरसेना है और वह खुद को एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पेश करती है जिसे एक साथी की जरूरत है। लेकिन इससे पहले कि लॉस्ट कुछ कह सके, गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एमहर्स्ट दौड़कर आती है और नरसेना को कंधों से पकड़ लेती है। वह सीधे उसे बताती है कि लॉस्ट बेकार है। हाँ, वह एक हीलर है, लेकिन उसने केवल एक कमजोर हीलिंग मंत्र ही सीखा है। भले ही वह बचपन से ही एडवेंचरिंग में है, वह कोई बड़ा हीलिंग जादू नहीं कर सकता या यहाँ तक कि एक समूह को भी ठीक नहीं कर सकता। शहर में हर कोई उसे मजाक समझता है। इसके बावजूद एक दल था जिसे ब्लेड ऑफ लाइटनिंग कहा जाता था, जिसने उसे कुछ समय के लिए अपने साथ रखा, लेकिन वह इतना खराब था कि उन्होंने अंततः उसे बाहर निकाल दिया। अब चूंकि हर कोई उसे असफल मानता है, कोई भी उसे अपनी टीम में नहीं चाहता। एमहर्स्ट नरसेना को चेतावनी देता है, उसे बताता है कि वह लॉस्ट जैसे अनाड़ी के साथ काम करके कोई पैसा नहीं कमा पाएगी, लेकिन नरसेना के पास ढेर सारा पैसा है, इसलिए मुनाफा कमाना उसके लिए चिंता की बात नहीं है। अपनी बात साबित करने के लिए नरसेना एक मोटा पैसों का थैला निकालती है और यह स्पष्ट है कि उसे सड़कों की जानकारी नहीं है, क्योंकि डेट्रॉइट जैसे स्थान पर उसे तुरंत लूट लिया जाता। एमहर्स्ट उसे बताता है कि उसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कई साहसी लोग नियमों का पालन नहीं करते। नरसेना एमहर्स्ट को सुझाव के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि वह इसे ध्यान में रखेगी, लेकिन जिस तरह से वह व्यवहार करती है उसे स्पष्ट है कि उसने एमहर्स्ट की बात पूरी तरह से नहीं समझी। एमहर्स्ट को लगता है कि नरसेना इस खेल में नई है और उसे कुछ नौसिखिया अनुकूल साहसी लोगों से मिलवाने की पेशकश करती है ताकि वह बिना लुटे दिन गुजार सके। तो एमहर्स्ट कहती है कि वह उनकी मदद करेगी, लेकिन निश्चित रूप से वह अपनी सेवाओं के लिए कुछ शुल्क लेगी। नरसेना इसकी सराहना करती है, लेकिन उसने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह केवल लॉस्ट के साथ ही रहेगी। वह उसी पर अड़ी हुई है। एमहर्स्ट अब भी नहीं सोचती कि यह एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन चूंकि नरसेना इस पर दृढ़ है, वह इसे आधिकारिक बनाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर देती है। नरसेना कागजात के बारे में जिज्ञासु है, तो एमहर्स्ट समझाते हैं कि उन्हें आधिकारिक रूप से गिल्ड क्रू के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। लॉस्ट अपने हिस्से के कागजात को पूरा करता है, फिर नरसेना से उसका नाम साइन करने के लिए कहता है। वह उसे देख रही थी और अचानक चौंक जाती है, लेकिन वह आगे बढ़कर साइन कर देती है। जैसे ही लॉस्ट का मिशन शुल्क कवर करता है, यह काम पूरा हो जाता है। वे आधिकारिक रूप से एक पार्टी बन जाते हैं। जब वे गिल्ड से बाहर निकलते हैं, लॉस्ट नरसेना से मर्दात भूल भुलैया के बारे में बात करना शुरू करता है, क्योंकि वहीं वे अगली बार जा रहे हैं। पता चलता है कि कोई भी मर्दात भूल भुलैया के अंत तक नहीं गया है, इसलिए किसी को नहीं पता कि वहाँ कौन सा जानवर शासन कर रहा है या यह कितनी गहरी है। स्वाभाविक रूप से हर जगह से साहसी लोग अपनी किस्मत आजमाने लगे, उन बड़े इनामों का पीछा करते हुए जो अंत में इंतजार कर सकते हैं। उन सभी लोगों के आने से मर्दात सबसे बड़ा भूल भुलैया शहर बन गया। नरसेना लॉस्ट की हर बात को ध्यान से सुन रही है, लेकिन वह थोड़ी नर्वस है और पूछती है कि क्या तुरंत भूल भुलैया में जाना ठीक है। एमहर्स्ट ने लॉस्ट को चेतावनी दी थी कि नरसेना को बहुत जल्दी भूल भुलैया में न खींचे, क्योंकि वह अभी भी एक नौसिखिया है और लॉस्ट को यह अच्छी तरह याद है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि भूल भुलैया से निकलने वाले जादू के कारण राक्षस शहर के विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न हो सकते हैं। पहाड़, जंगल, आर्द्र भूमि और मैदान सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वे दिखाई देते हैं, लेकिन इन सब में मैदान सबसे सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ केवल कमजोर राक्षस ही आते हैं। आमतौर पर एक नया साहसी मैदान में लड़ाई शुरू करेगा ताकि थोड़ी युद्ध की प्रैक्टिस हो सके, लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा है कि लड़ने के लिए एक राक्षस ढूंढना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं भूल भुलैया में वे दर्जनों में दिखाई देते हैं। जब तक आप बहुत गहराई में नहीं जाते, राक्षस बहुत मजबूत नहीं होते। इसीलिए लॉस्ट को लगता है कि यह नरसेना के कौशल को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका है।
नारसेना पूरी तरह से लॉस्ट की योजना के साथ है, इसलिए वे भूल भुलैया के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन अंदर जाने से ठीक पहले वह उत्साहित है और कहती है कि वह आगे बढ़ेगी क्योंकि लड़ाकों को सामने से नेतृत्व करना चाहिए। अब लॉस्ट आमतौर पर भूल भुलैया में पीछे नहीं रहता, लेकिन उसे नेतृत्व करने के लिए उत्साहित देखकर वह उसे अपना काम करने देने का फैसला करता है। जैसे ही वे कालकोठरी के माध्यम से चलते हैं, वह सोचने लगता है कि क्या नरसेना के पास लड़ाई में खुद को संभालने की क्षमता है, लेकिन फिर वह जल्दी से सब कुछ गलत साबित कर देती है। पता चलता है कि नरसेना को लड़ाई करना आता है और वह गोब्लिन्स के एक समूह को ऐसे संभालती है जैसे कुछ नहीं। वह उन्हें बिना पसीना बहाए खत्म कर देती है और लॉस्ट उसकी चालों से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। गॉब्लिन्स के खत्म होने के बाद वे जादुई पत्थर छोड़ जाते हैं और लॉस्ट उन्हें उठा लेता है। वह नरसेना को समझाता है कि एडवेंचरर्स इन पत्थरों को गिल्ड में नकद के लिए जमा करते हैं। वह जानना चाहती है कि गिल्ड पत्थरों के साथ क्या करता है, इसलिए लॉस्ट समझाता है कि उनमें जादुई ऊर्जा होती है और वे हर तरह के उपकरणों और गियर में उपयोग होते हैं। यह वह चीज है जो अधिकांश साहसी लोग जानते हैं, लेकिन नारसेना किताबों की समझ में कभी अच्छी नहीं रही। उनके पास 5 पत्थर होते हैं और भले ही गोब्लिन पत्थरों की कीमत ज्यादा नहीं होती, वे रात के लिए ठहरने की जगह के लिए पर्याप्त कमा लेंगे। लॉस्ट उसे विकल्प देता है कि वे इसे यहीं खत्म कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं, या वे भूल भुलैया में और गहराई में जाकर कुछ और कमा सकते हैं। नारसेना बहुत मजे कर रही है, इसलिए वह और गहराई में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, लॉस्ट अचानक नरसेना को पकड़कर पीछे खींच लेता है। वह पहले तो चौंक जाती है, समझ नहीं पाती क्यों, लेकिन फिर वह एक पत्थर उठाकर आगे की टाइल पर फेंकता है। जमीन खुल जाती है। यह एक जाल है। अगर लॉस्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह सीधे मौत के गड्ढे में गिर जाती। नरसेना हैरान है और पूछती है कि उसने जाल को कैसे देखा। लॉस्ट समझाता है कि वह टाइल बाकी की तुलना में अलग शेड की ग्रे थी, इसलिए उसे कुछ गड़बड़ लगी। वह प्रभावित होती है, लेकिन यह भी कहती है कि जाल पकड़ना आमतौर पर चोर का काम होता है। वह सोच रही है कि एक हीलर होते हुए भी लॉस्ट इस तरह की चीजों में इतना तेज कैसे है। वह बस इसे नजरअंदाज कर देता है। कहता है कि वह काफी समय से साहसिक खेल में है और रास्ते में कुछ तरकीबें सीख ली हैं। वे भूल भुलैया में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जल्द ही वे गलियारों में घूमते हुए एक ऑर्क से टकरा जाते हैं। लॉस्ट चौंक जाता है क्योंकि ऑर्क्स मध्यम स्तर के राक्षस होते हैं। उन्हें भूल भुलैया में इतनी ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। नरसेना इस चीज का आकार देखकर पूछती है कि क्या उन्हें वापस मुड़कर वहां से निकल जाना चाहिए। लॉस्ट सोचता है कि उन्हें भागने की जरूरत नहीं है। वह सोचता है कि उनके दोनों के बीच उनके पास ऑर्क को हराने के लिए पर्याप्त शक्ति है, लेकिन वह उसे लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा अगर वह तैयार महसूस नहीं करती। नरसेना उसके निर्णय पर भरोसा करती है और कहती है कि अगर उसे लगता है कि वे जीत सकते हैं तो वह तैयार है। वे तैयार होते हैं और वह सीधे ऑर्क की ओर दौड़ती है, लेकिन जब उसकी पहली किक लगती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ठोस चट्टान को मार रही हो, न कि किसी राक्षस को। ऑर्क अपना क्लब घुमाता है उसे कुचलने के इरादे से, लेकिन नरसेना उसे अपने हाथों से रोकने में कामयाब हो जाती है। हालांकि हिट इतनी मजबूत है कि वह उसे एक कोने में धकेल देती है जहाँ से वह कहीं नहीं जा सकती। जैसे ही ऑर्क फिर से वॉर करने के लिए तैयार होता है, लॉस्ट कूदता है और अपनी तलवार के एक साफ वार से ऑर्क को गिरा देता है। वह नरसेना से पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह आश्चर्यचकित और आभारी है कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन साथ ही वह सोच रही है कि लॉस्ट, जो कि एक हीलर माना जाता है, ने यह कैसे कर दिखाया। लॉस्ट इसे टाल देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने वर्षों में कुछ लड़ाई के कौशल सीखे हैं, लेकिन अभी उनके पास अभी भी काम बाकी है, इसलिए वे ऑर्क से जादुई पत्थर ले लेते हैं। ये उन पत्थरों से कहीं बड़ा है जो उन्होंने गोब्लिन्स से लिए थे, और चूंकि इसमें अधिक जादू भरा हुआ है, वे इससे बहुत अधिक पैसा कमाएंगे। लॉस्ट नरसेना को गिल्ड वापस जाने का विकल्प देता है, यह कहते हुए कि उन्होंने आज के लिए पर्याप्त पैसा कमा लिया है और उसने अपनी कौशल को साबित कर दिया है। लेकिन नरसेना अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, वह जारी रखना चाहती है। लॉस्ट सहमत हो जाता है और उनके दौड़ के अंत तक उन्होंने जादुई पत्थरों की अच्छी मात्रा इकट्ठा कर ली है। जब वे गिल्ड में लौटते हैं तो वे सब कुछ एमहर्स्ट को सौंप देते हैं और वह हैरान हो जाती है कि उन्होंने सिर्फ आधे दिन में इतने सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए। फिर वह ऑर्क पत्थर देखती है और तुरंत लॉस्ट को डांटना शुरू कर देती है। वह नाराज है क्योंकि उसने विशेष रूप से उसे चेतावनी दी थी कि वह नारसेना को भूल भुलैया में न ले जाए, खासकर मध्य स्तर के फर्श के पास, क्योंकि वह एक शुरुआती है। लॉस्ट अपनी सफाई में कहता है कि उसने नरसेना को भूल भुलैया में गहराई तक नहीं ले गया, वे पूरे समय शुरुआती स्तर पर ही रहे। योजना गोब्लिन्स से लड़ने की थी, लेकिन किसी कारणवश एक ऑर्क ऊपरी मंजिलों पर आ गया जहां वे थे। नारसेना लॉस्ट की कहानी का समर्थन करती है,
इसीलिए एमहर्स्ट उस पर विश्वास करती है। इसके अलावा यह कहानी इतनी अजीब नहीं है, क्योंकि हाल ही में शुरुआती स्तर के क्षेत्रों में उच्च स्तरीय राक्षसों के दिखाई देने की कई रिपोर्टें आई हैं। एमहर्स्ट को नहीं पता कि भूल भुलैया में क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगता है कि यह शायद कुछ बुरा है। उसे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे इसके लिए इतना भुगतान नहीं मिल रहा है कि वह इस पर तनाव ले। फिर वह लॉस्ट से पूछती है कि क्या वह सभी रत्नों को बेचने की योजना बना रहा है। लॉस्ट कहता है हाँ, और एमहर्स्ट का पूरा मूड बदल जाता है। वह बहुत उत्साहित हो जाती है जब वह उसकी भुगतान की तैयारी करने लगती है। नार्सेना देखती है कि एमहर्स्ट इन जादुई पत्थरों को खरीदने को लेकर कितनी उत्साहित है, और लॉस्ट समझाता है कि गिल्ड के कर्मचारी जैसे कि वह, जब वे उन साहसी लोगों से पत्थर खरीदते हैं जिनका वे प्रबंधन करते हैं, तो उन्हें बड़ी कमीशन मिलती है। जब पैसे तैयार होते हैं तो लॉस्ट को यह देखकर हैरानी होती है कि उन्हें कितना मिल रहा है, लेकिन एमहर्स्ट उसे याद दिलाती है कि उसका आधा हिस्सा नार्सेना का है। लॉस्ट जानता है, लेकिन उसका आधा हिस्सा भी उस समय से 10 गुना ज्यादा है जब वह लाइटनिंग ब्लेड के साथ था। तभी उसे एहसास होता है कि लाइटनिंग ब्लेड ने उसे हमेशा धोखा दिया था। एमहर्स्ट को यह काफी मजेदार लगता है, लेकिन नार्सेना बीच में आकर उसे याद दिलाती है कि गिल्ड को वेतन विवादों को सुलझाना चाहिए। एमहर्स्ट कहती है कि अगर लॉस्ट चाहे तो वह उसे उसका पैसा वापस दिलाने में मदद कर सकती है। वह 1 मिनट के लिए सोचता है, लेकिन फिर इसे जाने देने का फैसला करता है। अब उसके पास एक नई पार्टी है और वह लाइटनिंग ब्लेड से अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। लॉस्ट के जाने के बाद गिल्ड का शाखा प्रबंधक बाहर आता है। जब एमहर्स्ट अपने पैसे गिनने में व्यस्त होती है तो प्रबंधक, जो आकर्षक है, पास आता है और पूछता है कि क्या लॉस्ट अभी यहाँ था। वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एमहर्स्ट ने लॉस्ट को किसी पार्टी के पास नहीं भेजा। वह उसे बताती है कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। वह उस मूर्ख को किसी समूह के पास भेजने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन वह यह भी बताती है कि एक लड़की थी जो उसके साथ टीम बनाने पर जोर दे रही थी, इसलिए उसके हाथ बंधे थे। इस बीच लॉस्ट और नार्सेना एक सराय पर पहुंचते हैं, जहां सराय की मालिक की बेटी उनका स्वागत करती है। वह पूछती है कि क्या नार्सेना वह नई लड़की है जो उसकी पार्टी में शामिल हुई है, और लॉस्ट कहता है हाँ। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है कि उसे पहले से कैसे पता है। लड़की बताती है कि खबर शब्द फैल रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉस्ट कभी किसी के साथ पार्टी बनाएगा, लेकिन इसे छोड़कर वह पूछती है कि क्या वे कुछ खाने के लिए यहाँ हैं। लॉस्ट निश्चित रूप से खाने के लिए तैयार है, लेकिन पहले वह एक कमरा बुक करना चाहता है, इसलिए वह लड़की की माँ से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। मैरी मुस्कुराती है और पूछती है कि वे एक कमरा चाहते हैं या 2। साथ में एक हल्का मजाक भी करती है कि क्या वे साथ सोएंगे। नरसेना इस विचार पर शर्मा जाती है, लेकिन लॉस्ट जल्दी से कहता है कि वे अलग अलग कमरे लेंगे। सच तो यह है कि नरसेना को उसके साथ बिस्तर साझा करने का विचार बुरा नहीं लगा, भले ही वह इसे जोर से कहने वाली नहीं थी। बाद में उस रात वे दोनों सोने चले जाते हैं। जब नरसेना अपने कमरे में अकेली होती है तो उसका मन उस समय की ओर चला जाता है जब वह पहली बार वर्षों पहले लॉस्ट से मिली थी। उसने उसे एक भयानक दुर्घटना से बचाया था और अपनी साधारण हीलिंग स्पेल से उसे ठीक किया था। वह उस दिन बहुत आभारी थी। उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वह एक एडवेंचरर बनेगी और चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ रहेगी। अब से नरसेना ने दिन रात प्रशिक्षण में खुद को झोंक दिया था, और जब उसने सुना कि लॉस्ट को उसकी पुरानी पार्टी से निकाल दिया गया है तो वह राजधानी की दौड़ी ताकि उसके साथ टीम बनाने के लिए पहली कतार में खड़ी हो सके। लेकिन अब जब वह बिस्तर पर लेटी है तो उसे एहसास होता है लॉस्ट को शायद उसकी याद भी नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं है, वह बहुत बदल गई है। वह लंबी हो गई है, अलग तरह से कपड़े पहनती है और यहाँ तक कि उसने अपने बालों को नीला रंग लिया है। ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति है। और अब जब वह यहाँ है, वह देख रही है कि लॉस्ट उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली है जितना उसने सोचा था। उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है जैसा उसने कल्पना की थी, लेकिन भले ही वह उसे कभी पहचान न सके, वह फिर भी उसके साथ खड़ी रहने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फिर भी वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि इस शहर के लोग क्यों सोचते हैं कि लॉस्ट किसी तरह का मूर्ख है, जबकि वह वास्तव में बहुत मजबूत है। कहानी अतीत में लौटती है जहां लॉस्ट एक हाइड्रा के साथ एक भयंकर लड़ाई में अपने पुराने दल के साथ लड़ रहा है। वे संघर्ष कर रहे हैं और दल का चोर बुरी तरह घायल है। लॉस्ट आगे बढ़ता है और उसे ठीक करता है। वह उससे पूछती है कि क्या उसकी हीलिंग स्पेल झड़ का इलाज कर सकती है, और वह मानता है कि यह नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह उसकी ताकत वापस लाने में मदद करता है तो वह खुद झड़ का सामना कर सकेगी। चोर इस पर बड़बड़ाता है और उनका बॉस चिल्लाता है, उन्हें शिकायत बंद करने और जल्दी इलाज करने के लिए कहता है। चोर जवाब देता है, अपने बेवकूफ नेता से कहता है कि वह लड़ने की हालत में नहीं है। बॉस लॉस्ट की ओर मुड़ता है और उसे ठीक करने का आदेश देता है। लॉस्ट उसे याद दिलाता है कि उसने उसे कुछ विषहरण लाने के लिए कहा था, लेकिन नेता ने उन्हें खरीदने के लिए बहुत महंगा समझा। नेता इसे लॉस्ट पर पलट देता है, उसे दोष देते हुए कि वह केवल बुनियादी उपचार मंत्र जानता है, जबकि वह टीम का हीलर है। फिर वह आर्मिया जादूगरनी को बुलाता है जो डर से जमी हुई है कि वह हाइड्रा पर कुछ जादू चलाए।
वह अचानक होश में आती है और जानवर पर एक आग का गोला फेंकती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। नेता निराश होकर और सोचते हुए कि उसकी पूरी टीम बेकार है, समझता है कि वे अपनी क्षमता से बाहर हैं। वह भाग जाता है, चिल्लाते हुए कि सभी को पीछे हटना चाहिए। आर्मिया उसके पीछे दौड़ पड़ती है और लॉस्ट चोर सवारियां को कंधा देकर भागने में मदद करता है। अगले दिन मिशन की असफलता के लिए लॉस्ट को दोषी ठहराया जाता है और उसे समूह से बाहर कर दिया जाता है। सबेरिया उसे बताती है कि हाइड्रा को नहीं गिरा पाने का कारण वही है, लेकिन लॉस्ट जवाब देता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह और नेता बहुत उत्साहित थे, पूरी रात जागते रहे और अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन नहीं कर सके। नेता खुद को निशाने पर पाकर पूछता है कि क्या लॉस्ट उन्हें दोष दे रहा है। लॉस्ट कहता है कि वह ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन वे आर्मिया की ओर समर्थन के लिए मुड़ते हैं। डर के मारे वह टूट जाती है और लॉस्ट पर सब कुछ का आरोप लगाती है। पता चलता है लॉस्ट ये सब सपना देख रहा था और वह जाग जाता है, ये महसूस करते हुए कि यह याद उसे अब भी परेशान करती है। वह थोड़ा पानी पीता है, ये सोचते हुए कि ऐसा कुछ 6 साल पहले भी हुआ था। उस समय वह पहले से ही एक मूर्ख के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसके पास एक शीर्ष स्तर का साहसी बनने के बड़े सपने थे। तभी एक विशेष दल ने उसे संपर्क किया और वह उनके साथ जुड़ने का मौका पाकर उत्साहित हो गया, लेकिन उन्होंने उसे उपचार के लिए बिल्कुल भी उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने उसे राक्षसों के सामने फेंक दिया, उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। लॉस्ट दौड़ते हुए उनके हमलों से बच रहा था, सोचते हुए कि उसे हमेशा से एक भूल भुलैया अनाथ के रूप में इसी तरह से व्यवहार किया गया है, लेकिन इससे इसे सहन करना आसान नहीं हुआ। जब राक्षस उसका पीछा करते करते थक गए तो वे उसकी पार्टी के पीछे गए और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। लॉस्ट मुश्किल से जीवित बच पाया और उसे यह खलता रहा कि कोई भी उसे कभी एक असली साहसी के रूप में नहीं देखेगा। तभी उसने देखा कि कुछ गोबलिन एक गाड़ी पर हमला कर रहे थे। अंदर एक लड़की राक्षसों से छिप रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों, लेकिन उसने उसे बचाने के लिए कदम बढ़ाया। उसने सोचा शायद वह अपनी बेकार जिंदगी को उसकी रक्षा के लिए दे सकता है, जिससे उसकी मौत का कुछ मतलब बन सके, लेकिन राक्षसों ने उसे गिरा दिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि लड़की उसके सामने खड़ी है, खुश कि वह जाग गया है। उसने उसे बताया कि शूरवीर समय पर आ गए और उसे बचा लिया, और उसे लगा कि वह एक लड़की की भी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन उसने फिर भी उसका धन्यवाद किया, यह कहते हुए कि अगर उसने उसे कुछ समय नहीं दिया होता तो शूरवीर नहीं आ पाते। उसने यह भी कहा कि वह उन राक्षसों से लड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने देखा कि वह घायल थी, तो उसने जल्दी से उस पर अपनी उपचार मंत्र का उपयोग किया और उसने उसे फिर से धन्यवाद दिया। उसने कहा कि उपचार ही वह कर सकता था। फिर उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे उसके दल ने उसे जीवित चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। यह सुनकर उसका दिल टूट गया और वह उसके लिए रोने लगी। उसी समय उसने अपना मन बना लिया। उसने उससे कहा कि जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह एक साहसी बनेगी, और जब वह ऐसा करेगी तो वह उसकी पार्टी में शामिल होकर उसकी रक्षा करेगी। लॉस्ट यह सुनकर भावुक हो गया, लेकिन जब वह शूरवीरों के साथ चली गई तो उसने सोचा कि यह कितना असंभव था। वह शायद किसी कुलीन परिवार से आई थी, इसलिए उनके साथ आने का विचार एक दिन उसे वास्तविक नहीं लगा, लेकिन उसके शब्दों ने उसे आशा की एक किरण दी और उसने फिर से साहसिक जीवन को आजमाने का निर्णय लिया। उसने तलवारबाजी और जादू में प्रशिक्षण के लिए कुछ गुरु ढूंढे, जबकि उसके पास एक हीलर के रूप में केवल उसकी उपचार मंत्र था। उसने कई अन्य कौशल में महारत हासिल कर ली। अपने प्रशिक्षण के बाद उसने आखिरकार ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के साथ एक नया दल खोज लिया। उसे लगता है कि उसके लिए यह सब सपने देखना समझ में आता है। लॉस्ट जानता है कि अगर उस लड़की के शब्द नहीं होते तो वह आज यहाँ नहीं होता। अगर उसने साहसिक जीवन छोड़ दिया होता तो वह कभी उससे दोबारा नहीं मिलता। जब वह विचारों में खोया होता है तो नारसेना उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और पूछती है कि क्या वह साथ में नाश्ता करना चाहता है। वह सहमत हो जाता है और वे खाने के लिए बाहर जाते हैं। अगले दृश्य में वे भूल भुलैया में होते हैं। लॉस्ट कहता है कि वे आज निचले स्तरों की ओर जा रहे हैं। जल्द ही वे खुद को एक भूल भुलैया के तल पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के साथ पाते हैं। नरसेना उत्साहित है, कहती है कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। लॉस्ट समझाता है कि हर भूल भुलैया में ये सर्कल नहीं होते और एक जादूगर ने इसे यहाँ तब रखा जब यह जगह खोजी गई थी, लेकिन उसे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। नारसेना उत्साहित हो जाती है, सोचती है कि वे इसका उपयोग कहीं भी जाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लॉस्ट उसे सही करता है। वह उसे बताता है कि वे केवल दूसरे टेलीपोर्टेशन सर्कल पर ही जा सकते हैं। बाहर निकलने के लिए उन्हें दूसरी तरफ एक सर्कल की आवश्यकता होगी। नारसेना आह भरती है, सोचती है कि अगर शहर में एक सर्कल होता तो यह बहुत आसान होता, लेकिन फिर वह सोचती है कि शायद उन्होंने वहाँ एक नहीं रखा क्योंकि राक्षस शहर पर हमला कर सकते थे। लॉस्ट उसे बताता है कि यह समस्या नहीं है। राक्षस इन सर्कल्स का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें बनाने का ज्ञान सैकड़ों साल पहले खो गया था, इसलिए वे कोई नया नहीं बना सकते।
वे टेलीपोर्टेशन सर्कल में कदम रखते हैं और मध्य स्तरों पर कूद जाते हैं। लॉस्ट नरसेना को चेतावनी देता है कि यहाँ के राक्षस पहले लड़े गए राक्षसों से ज्यादा कठिन है, इसलिए उसे सतर्क रहना होगा। दृश्य उनके युद्ध में होने की ओर बदलता है। लॉस्ट अपने हिस्से के राक्षसों को संभालता है, लेकिन जब नरसेना एक को मारने की कोशिश करती है तो उसका मुक्का उसके आर पार चला जाता है। लॉस्ट समझाता है कि यह एक लिक है, एक राक्षस जो पूरी तरह से आत्मा ऊर्जा से बना है। शारीरिक हमले इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। नरसेना समझती है कि यह सही है क्योंकि वह इसके शरीर के आर पार देख सकती है। लॉस्ट कहता है कि उन्हें पीछे हटना चाहिए क्योंकि बिना जादू के वे नुकसान में हैं। लेकिन नरसेना कहती है कि वह लिक को हरा सकती है और लॉस्ट तुरंत समझ जाता है कि वह क्या करने वाली है। वह लिक का ध्यान भटकाता है जबकि नरसेना छिप जाती है, अपनी चाल के लिए तैयार होती है। जब लॉस्ट दौड़ता है वह समझाता है कि पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ लोग अपने प्राण, उनके अंदर की आत्मा ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। इसके साथ वे आध्यात्मिक प्राणियों से लड़ सकते हैं, यहाँ तक कि लिक जैसे प्राणियों से भी। इस बीच नरसेना अपनी मुट्ठी में प्राण भरती है और एक ठोस मुक्के से लिक को हरा देती है। वह जीत के बारे में अच्छा महसूस कर रही है, लेकिन लॉस्ट देखता है कि वह घायल है। उसकी चोट की जांच करते हुए वह समझता है कि उसे यह चोट लिक पर हमले के दौरान लगी। वह एक वस्तु निकालता है और उस पर एक उपचार मंत्र डालता है, यह समझाते हुए कि यह एक जादुई वस्तु है जो उपचार मंत्रों की शक्ति को बढ़ाती है। वह आगे कहता है कि इस वस्तु के अंदर एक जादुई पत्थर है। गिल्ड इन जादुई पत्थरों को साहसी लोगों से इकट्ठा करता है और उन्हें कारीगरों को सौंपता है जो उन्हें जादुई वस्तुओं में बदलकर साहसी लोगों को वापस देते हैं। नरसेना के ठीक होने के बाद वह लॉस्ट से पूछती है कि जादुई पत्थर कितने में बिक सकता है। लॉस्ट सोचता है कि इससे अच्छी खासी रकम मिलनी चाहिए। वे पत्थर को एमहर्स्ट को बेचते हैं और वह उन्हें इसके लिए भुगतान करती है। सराय की ओर लौटते समय लॉस्ट इस बात से हैरान है कि उन्होंने पत्थर से कितनी कमाई की। जैसे ही वे शहर में चलते हैं वे देखते हैं कि कुछ लोग सड़क पर बहस कर रहे हैं। वे पास जाकर देखते हैं कि दो साहसी लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लॉस्ट नरसेना से कहता है कि इस तरह की चीजें हाल ही में बहुत हो रही हैं। वह समझाता है कि जो साहसी लोग कहीं और परेशानी पैदा कर चुके हैं वे इस शहर में आ रहे हैं। नरसेना को याद आता है कि एमहर्स्ट ने भी इसके बारे में कुछ कहा था और वे देखते हैं कि हर जगह खुरदरे दिखने वाले साहसी लोग घूम रहे हैं। लॉस्ट सोचता है कि यह गंभीर साहसी लोगों के लिए वास्तव में सिरदर्द है और वह इस गड़बड़ी से स्पष्ट रूप से तंग आ चुका है। लेकिन वह विषय बदल देता है, सुझाव देता है कि वे एक अच्छा भोजन करें क्योंकि उन्हें अब भी भुगतान मिला है। दृश्य कटकर उन्हें सराय में कुछ शानदार भोजन का आनंद लेते हुए दिखाता है। सराय की मालकिन चिंतित होकर पूछती है कि क्या लॉस्ट सब कुछ चुका सकता है। वह उसे आश्वस्त करता है कि चिंता न करें और कुछ शराब का ऑर्डर देता है। यह देखकर नरसेना भी एले ऑर्डर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है क्योंकि वह बहुत छोटी है। वह नाराज हो जाती है, उसे बच्चे की तरह व्यवहार किया जाना पसंद नहीं है। खाना खत्म करने के बाद नरसेना लॉस्ट से शहर के किनारे पर एक अजीब दिखने वाले टावर के बारे में पूछती है। उसने ऐसे ढांचे हर जगह देखे हैं लेकिन समझ नहीं पा रही कि वे क्या हैं। लॉस्ट मानता है कि यह थोड़ा अजीब है। वह उसे बताता है कि एक बार उसे जिज्ञासा हुई और उसने टावर बनाने वाले मजदूरों से पूछा, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि किसने उन्हें काम पर रखा है या वे टावर क्यों बना रहे हैं। नरसेना यह सब सुनकर चौंक जाती है। लॉस्ट इसे समझाते हुए कहते हैं कि बिल्डर ने केवल एक एजेंट से डील की थी जिसके पास ब्लूप्रिंट और पैसे थे, लेकिन वह एजेंट किसी और एजेंट के लिए काम कर रहा था और वह एजेंट किसी और के लिए। निर्माता और असली मालिक के बीच पूरे मध्यस्थों की एक श्रृंखला थी। नरसेना समझती है कि जो भी ये टावर बनवाना चाहता था वह नहीं चाहता था कि कोई जान सके कि वे कौन थे। लॉस्ट कंधे उचकाते हुए कहता है कि जब तक यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तब तक इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह बताता है कि बाहर बहुत से अजीब लोग हैं, लेकिन उसकी राय में वे इन टावरों के बजाय शहर के चारों ओर एक दीवार बनाकर बेहतर होंगे। नरसेना पीछे सोचती है और महसूस करती है कि शहर के पास तो दीवार भी नहीं है। वह कहती है कि उसे बिना दीवार के शहर का लुक पसंद है, लेकिन लॉस्ट कहता है कि अगर कभी युद्ध हुआ तो यह समस्या हो सकती है। वह उसे पूछता है कि वे बाहरी लोगों को आक्रमण करने से कैसे रोकेंगे। नरसेना तक आत्मविश्वास से कहती है कि शहर में इतने सारे साहसी लोगों के साथ दीवारों की कोई जरूरत नहीं है। उसे लगता है कि वे जो भी आएगा उससे निपट लेंगे। लॉस्ट मानता है कि उसकी बात में दम है और दोनों अपने कमरों की ओर लौट जाते हैं। जैसे ही लॉस्ट अपने कमरे में प्रवेश करने वाला होता है, नरसेना उसे रोकती है जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। वह हिचकिचाती है और अंत में उसे सिर्फ शुभ रात्रि कहती है। बाद में अपने बिस्तर में लेटी हुई नरसेना के विचार लॉस्ट के साथ एक ही कमरे में होने की इच्छा की ओर भटकते हैं, लेकिन वह इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। इस बीच लॉस्ट भी बिस्तर में लेटा हुआ सोच रहा है कि फिर से एक पार्टी का हिस्सा बनना अच्छा है। वह अनिश्चित है कि क्या वह कभी अपने अतीत की उस छोटी लड़की से मिलेगा।
लेकिन नार्सेना की वजह से उसे पता है कि वह थोड़ी देर और साहसिक कार्य कर सकता है। दृश्य बदलता है और मार्गुलिस ब्लेड्स ऑफ लाइटनिंग के नेता पार्टी में एक नए हीलर जिसका नाम लायरा है का परिचय कराते हैं। बाकी दल उसे गर्मजोशी से स्वागत नहीं करते और यह उसे थोड़ा परेशान करता है। मार्गुलिस को विश्वास है कि यह नई टीम हाइड्रा को हरा सकेगी और दृश्य एक अंधेरे और भयानक स्थान पर बदल जाता है। हैंडसम किसी को रिपोर्ट कर रहा है, कह रहा है कि सोई हुई राजकुमारी शहर में है और वह लॉस्ट के साथ मिलकर एक साहसी होने का नाटक कर रही है। जिस बूढ़े आदमी से वह बात कर रहा है वह यह सुनकर हैरान है कि लॉस्ट अभी भी आसपास है। वह कहता है कि उन्हें जल्दी से लॉस्ट को बाहर करने का तरीका ढूंढना होगा और हैंडसम सहमत है कि उनके पास समय कम है। दल वापस दलदल की ओर हाइड्रा का सामना करने के लिए जाता है और वे भाग्यशाली हैं क्योंकि हाइड्रा ने अभी तक अपने सिर वापस नहीं उगाए हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए कम काम है। मार्गुलिस समय बर्बाद नहीं करता, तुरंत एक युद्ध योजना बनाता है। कहता है कि वह और लायरा सामने से हमला करेंगे, आर्मियां जादू से उनका समर्थन करेगी और सवारियां पीछे से चुपके से आएगी। मार्गुलिस हमला करने ही वाला होता है कि लायरा अपने हाथ उठाकर टाइम आउट मांगती है। वह कोई योद्धा नहीं है, वह एक उपचारक है और वह किसी भी तरह से अग्रिम पंक्ति में नहीं जा रही है। मार्गुलिस उसे ऐसे देखता है जैसे वह किसी अलग भाषा में बोल रही हो। लॉस्ट हमेशा उनके साथ सामने लड़ता था। लायरा हैरान है, पूछ रही है कि उन्होंने अपने पुराने हीलर को सामने की पंक्ति में कैसे लड़ाया, लेकिन सवारियां को याद है कि लॉस्ट को कभी कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में सवारियां कहती हैं लॉस्ट ने कुछ ठोस वार किए और यहाँ तक कि हाइड्रा के एक सिर को काट दिया। लायरा को इस पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मार्गुलिस उससे ऐसी चालें करने की उम्मीद नहीं कर रहा है। अगर वह कहती है कि वह सामने लड़ नहीं सकती तो उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह यह जांचता है कि क्या वह हाइड्रा के जहर से निपटने के लिए डिटॉक्सिफाई मंत्र कर सकती है और वह इसके लिए तैयार है। मार्गुलिस सभी को अपनी स्थिति में आने के लिए बुलाते हैं। वे आज हाइड्रा को गिराने वाले हैं। इस बीच शहर में लॉस्ट और नार्सेना अपनी नवीनतम भूल भुलैया यात्रा से लौटते हैं और एमहर्स्ट खुश है कि वे उसके बेचने के लिए और रत्न लाए हैं, लेकिन वह लॉस्ट को चेतावनी देती है। उसे बताती है कि नार्सेना पर ज्यादा दबाव न डालें क्योंकि वह अभी भी खेल में नई है। लॉस्ट उसे आश्वस्त करता है कि वह नार्सेना का ध्यान रख रहा है, उनकी लड़ाइयों को नियंत्रण में रख रहा है। एमहर्स्ट खुश है कि वे सुरक्षित खेल रहे हैं, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि 2 लोग ही कितना संभाल सकते हैं। वह सुझाव देती है कि लॉस्ट और नार्सेना पार्टी में और लोगों को शामिल करने के बारे में सोचें ताकि बोझ हल्का हो सके। लॉस्ट सहमत है कि अधिक लोग होने से जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन अंत में वह तय करता है कि यह सिर दर्द के लायक नहीं है। वह और नार्सेना वैसे भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। एमहर्स्ट इस पर बहस नहीं कर सकता। जिस पैसे को वे कमा रहे हैं उससे वे सराय में रहने के बजाय एक घर भी किराए पर ले सकते हैं। नार्सेना हैरान होती है, तुम शहर में घर किराए पर ले सकते हो? तो एमहर्स्ट समझाते हैं सराय में आप केवल कुछ ही सामान रख सकते हैं, लेकिन एक निजी कमरे के साथ आपके पास बहुत अधिक जगह होती है। हालांकि यह महंगा होता है, लेकिन असली मजा तब शुरू होता है जब लड़के और लड़कियां दोनों साथ होते हैं और उस अतिरिक्त गोपनीयता के साथ ये कुछ देर रात की चालों के लिए मंच तैयार करता है। नार्सेना अचानक से एक निजी घर किराए पर लेने के बारे में उत्साहित हो गई है। हालांकि लॉस्ट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए एमहर्स्ट को संदेह है कि इस बार कोई देर रात की गतिविधि नहीं होने वाली है। प्राइवेट जगहों की बात करें तो लॉस्ट को याद है कि लाइटनिंग ब्लेड के पास भी एक था, लेकिन उन्होंने उसे एक स्टोरेज क्लोसेट में रख दिया था, तो यह बिल्कुल 5 स्टार अनुभव नहीं था। एमहर्स्ट इस बात पर हंस पड़ती है कि उन्होंने लॉस्ट के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसे खुश करने के लिए वह कहती है कि शायद वह लकी था कि उसे लाइटनिंग ब्लेड से बाहर कर दिया गया। जब से वह गया है मार्गुलिस और बाकी लोग एक भी मिशन पूरा नहीं कर पाए हैं। मार्गुलिस अपना सिर खुजला रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्यों, लेकिन लायरा को साफ दिख रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि वह अकेले हाइड्रा से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मार्गुलिस उसे सुनता है, इसलिए वह गुस्से में आने वाला है, लेकिन लायरा उसे शांत रहने के लिए कहकर रोक देती है। उसे आर्मिया को बेहतर बनाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आर्मिया बहुत बुरी तरह से घायल और विषाक्त हो गई थी, इसलिए लायरा को वास्तव में ध्यान केंद्रित करना होगा। जब वह ऐसा कर रही है, सवारिया वहाँ पर मार्गुलिस से कह रही है कि भले ही उसे यह स्वीकार करना पसंद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लॉस्ट उतना ही उपयोगी था जितना उन्होंने उसे समझा था। लॉस्ट सबसे अच्छा हीलर नहीं था, लेकिन अंत में उसने अपना काम संभाल लिया। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता था कि वे उसे उसके पैसे के लिए धोखा दे रहे थे, इसलिए वह एक आदर्श टीम खिलाड़ी था। अब मार्गुलिस खुद को कोस रहा है, काश लॉस्ट कभी नहीं जाता, लेकिन सवारियां उसे याद दिलाती है कि वही था जिसने पहले लॉस्ट को बाहर निकाला और इस पर बड़ा हंगामा किया। मार्गुलिस को यह पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन अब जब उसे याद आया तो उसे लगता है कि लॉस्ट को वापस लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी।
बस उन्हें पूछना है। और मार्गुलिस को यकीन है कि लॉस्ट वापस दौड़ता हुआ आएगा, क्योंकि आखिरकार वे प्रसिद्ध लाइटनिंग ब्लेड्स हैं। कौन इस दस्ते में शामिल होने से मना करेगा? हम सबसे अच्छे हैं। हालांकि सबारियां सोचने लगी हैं कि क्या वह अब और रहना भी चाहती है। अगले सुबह तक लायरा ने आखिरकार आर्मिया को ठीक कर दिया। आर्मिया जागती है, उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है और लायरा खुश होती है कि वह मदद कर सकी। वह आर्मिया से पूछती है कि क्या वह खाने के लिए तैयार है, और चूंकि आर्मिया तैयार है, लायरा नीचे खाने का कुछ लेने जाती है। जब लायरा नीचे जाती है यह पूछने के लिए कि खाना कहाँ रखा है, तो वह देखती है कि सबारिया और मार्गुलिस कहीं नहीं है। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि वे कहाँ चले गए। इस बीच मार्गुलिस और सबारिया गिल्ड में तैनात हैं और मार्गुलिस हमेशा की तरह जोर से घोषणा करता है कि वह उदारता पूर्वक लॉस्ट को फिर से दस्ते में शामिल करने के लिए तैयार है। हर कोई रुक जाता है, उसे ऐसे घूरता है जैसे उसने कुछ खो दिया हो, और सबसे ज्यादा चौंका हुआ लॉस्ट है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह क्या सुन रहा है, इसलिए वह मार्गुलिस से कहता है कि इसे फिर से कहें, कोई इतना अनजान कैसे हो सकता है। मार्गुलिस ने शब्दशः इसे दोहराया और हाँ, लॉस्ट ने सही सुना। लेकिन लॉस्ट अभी भी वहीं बैठा है, सोच रहा है कि इतनी बेवकूफी भरी बात का जवाब कैसे दे। नर्सिना और एमहर्स्ट देखते हैं कि क्या हो रहा है और एमहर्स्ट उसे बताता है, जो सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी बात कर रहा है वही है जिसने लॉस्ट को बाहर निकाला था, और अब वह उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वह लॉस्ट पर कोई बड़ा एहसान कर रहा हो। लॉस्ट उस भाषण से प्रभावित नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, मार्गुलिस यह मानने लगता है कि लॉस्ट शायद इस बात से नाराज हो सकता है कि जब वह क्रू में था तो उन्होंने उसे उसकी तनख्वाह से धोखा दिया। मार्गुलिस एक माफी पेश करता है, यह दिखाते हुए कि यह सब एक बड़ी गलतफहमी थी, और इस बार लॉस्ट को उचित हिस्सा देने का वादा करता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि नई हीलर जो उसने रखी है वह लड़ाइयों में अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। सबेरिया सोच रही है कि लॉस्ट कभी भी मार्गुलिस की बकवास के लिए हाँ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी हैरानी की बात है कि लॉस्ट वास्तव में उसे इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देता है। नर्सिना इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह किसी भी तरह से मार्गुलिस को लॉस्ट को उससे छीनने नहीं देगी। वह आगे बढ़ती है, चिल्लाते हुए कहती है कि लॉस्ट कभी भी मार्गुलिस की पार्टी में वापस नहीं जाएगा। लॉस्ट नर्सिना के कंधे पर हाथ रखता है, उसे शांत करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, वह नहीं जा रहा है। फिर वह मार्गुलिस की ओर मुड़ता है और कहता है कि उसने केवल शिष्टाचार के नाते धन्यवाद कहा था, लेकिन उसे उस दल में फिर से शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मार्गुलिस को विश्वास नहीं होता कि उसे ठुकराया जा रहा है, इसलिए वह हताश होकर नर्सिना पर आरोप लगाने लगता है कि उसने लॉस्ट का उपयोग किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में आसपास रखने के लिए बहुत उपयोगी है। उसकी उंगली उठाने की आदत लॉस्ट के धैर्य को खत्म कर रही है, इसलिए लॉस्ट मार्गुलिस का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में सीधा देखता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर मार्गुलिस ने कभी नर्सिना को चोट पहुंचाई तो लॉस्ट सुनिश्चित करेगा कि उसका शरीर पहचान से परे विकृत हो जाए। इसके साथ ही लॉस्ट जाने के लिए मुड़ता है और नर्सिना एक आखिरी ताना मार्गुलिस के चेहरे पर मारने के लिए एक पल लेती है, इससे पहले कि वे बाहर निकलें। लॉस्ट और नार्सिना के जाने के बाद मार्गुलिस खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन वह अब भी हाइड्रा को हराने के लिए दृढ़ है। निराश होकर वह एमहर्स्ट पर चिल्लाने लगता है कि उसे एक नया साहसी खोजे जो उसके साथ अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सके। एमहर्स्ट वास्तव में उससे निपटना नहीं चाहती, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, भीड़ से एक आदमी बाहर आता है। यह आदमी ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही सभी साइड क्वेस्ट्स को पूरा कर लिया है और अधिकतम आंकड़ों के साथ आया है। रहस्यमय व्यक्ति दल में शामिल होने की पेशकश करता है और मार्गुलिस से पूछता है कि क्या उसकी ताकत पर्याप्त है। मार्गुलिस उसे देखता है और हाँ, वह आदमी मजबूत दिखता है, लेकिन मार्गुलिस कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। वह अपनी तलवार निकालता है और उसकी कौशल की परीक्षा लेने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन एक ही झटके में वह आदमी पूरे गिल्ड के सामने मार्गुलिस को निहत्था कर देता है, जिससे वह पूरी तरह मूर्ख दिखता है। अपमान को झटकने के बाद मार्गुलिस उस आदमी को पार्टी में शामिल कर लेता है। हालांकि सबारिया को यह पसंद नहीं आता। वह किसी पर भी शक करती है जो हमेशा मास्क पहनता है, लेकिन मार्गुलिस इसे नजरअंदाज कर देता है। कहता है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर वे उस हाइड्रा को नहीं हराते तो लाइटनिंग ब्लेड की प्रतिष्ठा एक्वामैन की तरह डूब जाएगी। मार्गुलिस उस आदमी के पास जाता है और उसका नाम पूछता है। आदमी उसे एक साधारण जवाब देता है, शिग। इस बीच सराय में नर्सिना आईने में खुद को देख रही होती है।
जब उसे लॉस्ट के दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जिज्ञासावश वह देखने जाती है कि कौन है और शिला को वहां खड़ा पाती है। उसका पहला ख्याल आता है कि शिला शायद लॉस्ट के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सोचने के बाद उसे लगता है कि यह समझ में नहीं आता। लॉस्ट आखिरकार दरवाजा खोलता है और शीला उसे बताती है कि नीचे उसके लिए कुछ आगंतुक इंतजार कर रहे हैं। लॉस्ट हैरान होता है, लेकिन यह देखने का फैसला करता है। जब वे नीचे जाते हैं तो लॉस्ट और नार्सिना की मुलाकात आर्मिया और लायरा से होती है। आर्मिया को अचानक यह बात उस पर डालने के लिए दोषी महसूस हो रहा है, लेकिन वह पूछती है कि क्या लॉस्ट इस बार उनकी मदद कर सकता है। मार्गुलिस अभी भी हाइड्रा को हराने की योजना बना रहा है और उसने अपनी मदद के लिए एक नया योद्धा भी लाया है, लेकिन लायरा को यकीन नहीं है कि वे लॉस्ट की मदद के बिना जीत सकते हैं। शुरुआत के लिए मार्गुलिस अभी भी बहुत जिद्दी है कि वह एक एंटीडोट पोशन नहीं खरीदेगा, क्योंकि वह बहुत कंजूस है। वह अपनी जिद के कारण किसी के मरने तक यह नहीं समझेगा कि वह कितना लापरवाह व्यवहार कर रहा है। आर्मिया जानती है कि माफी से चीजें ठीक करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन वह मानती है कि लॉस्ट की ताकत ने पिछली बार उन्हें बचा लिया था। अगर उसने पिछली लड़ाई में उस हाइड्रा का सिर नहीं काटा होता तो पूरी टीम खत्म हो जाती। लॉस्ट को नहीं लगता कि उसने ज्यादा कुछ किया, लेकिन लायरा उसे याद दिलाती है कि पार्टी उस हाइड्रा के खिलाफ कितनी बुरी तरह से संघर्ष कर रही थी, जिसके पहले ही 2 सिर कट चुके थे। अगर वह चीज पूरी ताकत में होती तो वे खत्म हो जाते। लॉस्ट सीधे आर्मिया से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। आर्मिया खड़ी होती है और कहती है कि वह चाहती है कि लॉस्ट फिर से उनके साथ लड़े। उसे विश्वास है कि अगर वह वहां है तो उनके पास हाइड्रा को हराने का असली मौका है। मूल रूप से वह उससे लाइटनिंग ब्लेड में फिर से शामिल होने के लिए कह रही है। ब्लेड, लेकिन लॉस्ट पहले ही इस गड़बड़ी से मार्गुलिस के साथ गुजर चुका है और उसका जवाब अभी भी वही है। नार्सेना इस बात को लेकर उलझन में है कि आर्मिया मार्गुलिस की मदद करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, जबकि यह सब उसके लिए कितना कठिन होना चाहिए। आर्मिया मानती है, हाँ, मार्गुलिस में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन दिन के अंत में वह अभी भी उसकी पार्टी का सदस्य है। नर्सेना गुस्से में है जब वह यह सुनती है, क्योंकि लॉस्ट भी उसकी पार्टी का सदस्य था, लेकिन आर्मिया ने उसकी मदद के लिए उंगली तक नहीं उठाई जब उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार किया जा रहा था। आर्मिया आंसू बहाने लगती है और लॉस्ट से माफी मांगती है। वह बताती है कि उस समय वह मार्गुलिस का सामना करने से बहुत डर गई थी। डर था कि उसे भी दस्ते से बाहर कर दिया जाएगा। वह साहसिक जीवन में नई है और किसी अन्य पार्टी को नहीं जानती थी जिसमें शामिल हो सके, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि वह कितनी गलत थी और मार्गुलिस भी लॉस्ट के साथ जैसा व्यवहार कर रहा था वह कितना गलत था। हालांकि वह इस बात से सहमत नहीं है कि मार्गुलिस चीजें कैसे चलाता है, फिर भी वह नहीं चाहती कि वह ऐसी लड़ाई में मारा जाए जिसे वे जीत नहीं सकते। लायरा आगे बढ़ती है और लॉस्ट से कहती है कि आर्मिया की माफी सच्ची है। वह इस बारे में काफी समय से परेशान रही है। लॉस्ट खड़ा होता है, आर्मिया की आंखों में देखता है और उसे बताता है कि वह उसके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं रखता। वह उसकी माफी स्वीकार करता है, लेकिन स्पष्ट करता है कि वह लाइटनिंग ब्लेड में वापस नहीं जाएगा। आर्मिया थोड़ी निराश होती है, लेकिन वह लॉस्ट के फैसले का सम्मान करती है और वादा करती है कि वह उसे इस बारे में और परेशान नहीं करेगी। तुरंत बाद मैरी खाने का सामान लेकर आती है। आर्मिया का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि यह साफ है कि वह ठीक से नहीं खा रही है। जब आर्मिया खाने में व्यस्त होती है तो लॉस्ट लायरा को एक तरफ ले जाता है और पूछता है कि क्या कोई तरीका है कि वह आर्मिया को लेकर मार्गुलिस की टीम छोड़ सके, लेकिन लायरा स्पष्ट कर देती है कि अगर वह ऐसा कर सकती तो वह पहले मदद मांगने नहीं आती। लॉस्ट जानता है कि मार्गुलिस लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसलिए वह सीधे लायरा को भी उसकी पार्टी छोड़ने का सुझाव देता है, लेकिन लायरा तुरंत उसे मना कर देती है। कहती है कि वह आर्मिया को मार्गुलिस के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। अगले दिन मार्गुलिस आखिरकार लायरा को शिग से मिलवाता है, क्योंकि वे फिर से हाइड्रा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही वह उसे देखती है, लायरा को लगता है कि उसने उसे पहले देखा है, इसलिए वह उसे एक तरफ ले जाकर बात करती है। वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों है और अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है, लेकिन शिग अनजान बनने की कोशिश करता है, जैसे कि वे कभी मिले ही नहीं। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, लायरा उसकी पीठ पर तलवार देख लेती है। ये पहले रोनाल्डो नाम के किसी व्यक्ति का था और वह सीधे शिग पर इसे चुराने का आरोप लगाती है। शिग चोर होने से इनकार करता है, कहता है कि तलवार उसे उपहार के रूप में दी गई थी, उसने खुद को चोरी से मुक्त कर लिया हो सकता है। लेकिन रोनाल्डो को जानने की बात स्वीकार करने से लायरा के लिए यह पुष्टि हो जाती है कि वह वही शिग है जिसे वह पहले जानती थी। भले ही उसने उसे पहचान लिया हो, लायरा उसके रहस्य को छुपाने का फैसला करती है। यह उसके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। उस दिन बाद में लॉस्ट और नार्सेना हमेशा की तरह भूल भुलैया में जाते हैं, लेकिन लॉस्ट
लॉस्ट आर्मिया और बाकी लाइटनिंग ब्लेड के लिए अपनी चिंता नहीं मिटा सकता। उसे यकीन नहीं है कि वे वास्तव में आने वाले के लिए तैयार हैं या नहीं। दृश्य नारसेना पर कूदता है जो भूल भुलैया में राक्षसों से लड़ रही है, उन्हें बिना पसीना बहाए हरा देती है, यहाँ तक कि जब एक पीछे से चुपके से हमला करने की कोशिश करता है। लॉस्ट देखता है और उसे एक तारीफ देता है। वह इसे कुछ नहीं समझकर टाल देती है और कहती है कि वह जारी रख सकती है, लेकिन फिर उसका पेट इतनी जोर से गुर्राता है कि वह सुन सकता है। लॉस्ट मुस्कुराता है और मजाक करता है कि शायद उसका पेट अपनी सीमा तक पहुंच गया है, भले ही वह नहीं पहुंची हो। वह शर्मिंदा हो जाती है और उस पर चिल्लाती है, लेकिन वह हंसता है और सुझाव देता है कि वे दोपहर के भोजन के लिए रुकें। वह सहमत हो जाती है। अगले दृश्य में वे अपने पैक किए हुए लंच को खा रहे हैं और लॉस्ट सारा खाना देखकर हैरान है। पूछता है कि क्या कुछ खास हो रहा है। नरसेना बताती है कि मैरी, जो सराय की मालिक है, ने उसे यह सब दिया था जब वह निकली, यह कहते हुए कि उसे इसे खत्म करना होगा क्योंकि उनका छोटा दोस्त नहीं कर सका। फिर लॉस्ट हाइड्रास के बारे में समझाना शुरू करता है। वह उसे बताता है कि यह एक शक्तिशाली राक्षस है जिसके पास जहर है और उसके तराजू इतने मजबूत हैं कि हमले आसानी से उछल जाते हैं। सामान्य शारीरिक और जादुई हमले उसे खरोंच भी नहीं पहुंचाते। नरसेना को आश्चर्य होता है कि यह इतना मजबूत है और वह आशा करती है कि आर्मिया ठीक रहेगी। लॉस्ट उसे आश्वस्त करता है कि हाइड्रा उच्च स्तर के राक्षसों में काफी आम है, इसलिए लोगों ने उन्हें संभालने के तरीके खोज लिए हैं। वह जोड़ता है कि हाइड्रा का जहर घातक होता है, लेकिन इसे बेअसर करने के लिए एक विशेष प्रतिविष है। नरसेना को याद आता है कि लायरा ने कहा था कि उन्होंने वह प्रतिविष नहीं खरीदा और लॉस्ट समझाता है कि यह काफी महंगा है, इसलिए वे लायरा के डिटॉक्स जादू पर निर्भर कर रहे हैं। नरसेना अभी भी चिंतित है, लेकिन लॉस्ट उसे बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। लाइटनिंग स्वॉर्ड कोई बुरी टीम नहीं है। मार्गुलिस भले ही मजाकिया हो, लेकिन वह तलवार के साथ अपनी चीजें जानता है जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकता। और सब्रिया की फुर्ती बेमिसाल है। वह हाइड्रा पर भी चुपके से हमला कर सकती है, चाहे उसकी दृष्टि कितनी भी चौड़ी क्यों न हो। नरसेना इस बात से ज्यादा खुश नहीं है कि वह उनके बारे में इतनी ऊंची राय रखता है, लेकिन वह कहता है कि वह सिर्फ ईमानदार है। फिर भी वह चिंतित रहती है। बाद में वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और नारसेना लॉस्ट से कहती हैं कि वह उसी भूल भुलैया से थक गई है। वह सोचती है कि क्या वे आज वेटलैंड्स देख सकते हैं, और हालांकि लॉस्ट थोड़ा हैरान होता है, वह सहमत हो जाता है। हम मार्गुलिस और उसकी टीम को एक हाइड्रा से लड़ते हुए देखते हैं। मार्गुलिस उसकी एक सिर को घायल कर देता है और शिग एक अलग सिर पर एक और वार करता है। मार्गुलिस उस पर चिल्लाता है कि उसे काट दो, लेकिन शिग अचानक बीच में रुक जाता है और पीछे हट जाता है। मार्गुलिस जानना चाहता है कि उसने क्यों रोका, और शिग कहता है कि यह उसका इनाम होना चाहिए था। पूछता है कि क्या मार्गुलिस उसे सारा श्रेय लेने देने के लिए तैयार है। मार्गुलिस पहले तो समझ नहीं पाता, इसलिए शिग स्पष्ट करता है, हाइड्रा स्लेयर का खिताब तुम पर अच्छा लगेगा। मार्गुलिस, जो बहुत समझदार नहीं है, चारा लेता है और सीधे आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसका हमला मुश्किल से एक काम करता है। इस बीच लायरा सबेरिया को प्रोसेस करना खत्म करती है। वह हाइड्रा को विचलित करने के लिए लड़ाई में वापस कूदती है, जिससे मार्गुलिस को हमला करने का मौका मिलता है। आर्मिया अपने जादू से सभी का समर्थन कर रही है और लायरा सोचती है कि अगर वे इसी तरह जारी रहे तो वे जीत जाएंगे। फिर वह देखती है कि शिग ब्रेक ले रहा है और सोचती है कि वह क्या योजना बना रहा है। अचानक हाइड्रा अपनी पूंछ से एक पत्थर फेंकता है जो आर्मिया को लग जाता है और उसे गिरा देता है। हाइड्रा उसकी ओर बढ़ने लगता है और आर्मिया डर के मारे बेहोश हो जाती है। जैसे ही वह बेहोश होती है, उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है और सबेरिया पूछती है कि क्या हो रहा है। शिग कहता है कि यह उसका डर है, समझाते हुए कि राक्षस वास्तव में मानव डर पर निर्भर कर सकते हैं, इसे ताकत में बदल सकते हैं। वह जोड़ता है कि ऐसा डर आमतौर पर मानव आंखों से दिखाई नहीं देता। अभी हाइड्रा अपने चारों ओर से डर को खींचने लगती है। लायरा देखती है कि डर मना में बदल रहा है और सबेरिया सोचती है कि क्या मना को यहाँ दिखना भी चाहिए। लायरा समझाती है कि यह आमतौर पर नहीं होता। सामान्यतः मना केवल भूल भुलैया के सबसे गहरे हिस्सों में ही दिखाई देता है। सारा मना अवशोषित करने के बाद हाइड्रा चमकने लगता है और लायरा को एहसास होता है कि यह म्यूटेट कर रहा है। वह सबको बताती है कि राक्षस अपने शरीर को बहुत सारा जादुई शक्ति खींचकर बदल सकते हैं और कभी कभी यह उनकी क्षमताओं को बहुत बढ़ा देता है। फिर हाइड्रा एक बहुत अधिक शक्तिशाली प्राणी में बदल जाता है और सिक लायरा को चिल्लाकर कहता है कि वह आर्मिया की मदद करे। वह सहमत होती है और लॉस्ट मार्गुलिस से पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन मार्गुलिस मना कर देता है, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने पीछे हटने के लिए बहुत मेहनत की है। वह कम से कम हाइड्रा के एक सिर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार टकराने पर टूट जाती है और हाइड्रा लगभग उस पर वार कर देता है। लॉस्ट समय पर कूदकर उसे बचा लेता है। अब नारसीना, लॉस्ट और शिग मिलकर हाइड्रा पर हमला करते हैं और उसे थोड़ा घायल कर देते हैं। फिर शिग लॉस्ट से कहता है कि वह आर्मिया को देखने जाए और हाइड्रा को उस पर छोड़ दे।
लॉस्ट सहमत होता है और लायरा से आर्मिया की स्थिति के बारे में पूछता है। पता चलता है कि उसकी हालत खराब है और लायरा बताती है कि उसकी हीलिंग मैजिक काम नहीं कर रही है क्योंकि आर्मिया एक जादूगर के रूप में जादू के प्रति प्रतिरोध रखती है, इसलिए लॉस्ट उस पर कई परतों में हीलिंग स्पेल डालना शुरू करता है। लायरा देखती है, उलझन में सोचती है कि वह क्या कर रहा है। सबेरिया समझाती है कि वह हील स्पेल्स को ओवरले कर रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही करता आया है। लायरा हैरान है कि ऐसी तकनीक वास्तव में काम करती है। इसकी तुलना कई औषधि पीने से करती है जो तुरंत सर्दी को ठीक नहीं करती। वह जोर देती है कि यह संभव नहीं होना चाहिए। मार्गुलिस अनजान कहता है कि उसे नहीं पता कि सर्दी कैसी लगती है क्योंकि उसे कभी सर्दी नहीं हुई, यह साबित करते हुए जैसा कि वे कहते हैं कि मूर्खों को सर्दी नहीं लगती। लायरा अभी भी परतदार उपचार से चकित है और आर्मिया अंततः जाग जाती है जब लॉस्ट का काम पूरा हो जाता है। वह उसे देखती है, उसे धन्यवाद देती है, फिर वापस सो जाती है। अचानक हाइड्रा ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे वह विशेष रूप से लॉस्ट से लड़ना चाहता है और शिग इसे समझ जाता है। लॉस्ट सोचता है कि क्या हाइड्रा उसे याद करता है और नार्सिना उसकी मदद करने की पेशकश करती है। लॉस्ट जानता है कि वह पीछे नहीं हटेगी, भले ही वह मना कर दे, इसलिए वह सहमत हो जाता है, लेकिन उसे कहता है कि अगर चीजें खतरनाक हो जाएं तो पीछे हट जाएं। फिर शिग लायरा, मार्गुलिस और साबेरिया को जानवर से दूरी बनाए रखने की चेतावनी देता है और वे सभी सहमत होते हैं। लॉस्ट और नार्सिना अपना हमला शुरू करते हैं और शिग हाइड्रा के एक सिर को काटने में सफल होता है। मार्गुलिस आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि शिग की तलवार उसकी तरह क्यों नहीं टूटी। लायरा समझाती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि शिग के पास एक जादुई तलवार है। मार्गुलिस हैरान होकर समझता है कि ये जादुई तलवारें महान शक्ति के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध हथियार हैं। वह विश्वास नहीं कर सकता कि शिग के पास वास्तव में एक है और सोचता है कि वह वास्तव में कौन है। नर्सिना हाइड्रा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह फिसल जाती है और हाइड्रा उसे हवा में ऊंचा उछाल देता है। वह नीचे गिरती है, बेहोश हो जाती है। लॉस्ट को एहसास होता है कि हाइड्रा अकेले उसका सामना करना चाहता है। नर्सिना को बंधक बनाकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई और हस्तक्षेप न करे। सबेरिया हैरान है, सोच रही है कि एक राक्षस इतना चतुर कैसे हो सकता है। लायरा बताती है कि उत्परिवर्तित राक्षसों में कभी कभी उन्नत बुद्धिमत्ता हो सकती है। लॉस्ट सभी को पीछे रहने के लिए कहता है जबकि वह हाइड्रा का सामना करता है, लेकिन एक कठिन लड़ाई के बाद लॉस्ट हार जाता है और उठने के लिए संघर्ष करता है। लायरा उस पर चिल्लाती है कि आगे बढ़ते रहो और वह अपने हथियार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर बेहोश हो जाता है। अचानक उसके अंदर कुछ बदलता है, वह फिर से खड़ा हो जाता है, एक शक्तिशाली नीली आभा के साथ चमकते हुए, और बाकी लोग पूरी तरह से हैरान हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। अचानक लॉस्ट के सिर पर एक सींग उगाता है और वह हाइड्रा को ऐसे काटने लगता है जैसे कुछ नहीं हो। उसे गिराने के बाद वह गिर जाता है, दृश्य कटता है और वह नार्सिना के नाम पुकारने पर जागता है। उसे राहत मिलती है कि वह ठीक है और वह उसे बताती है कि लायरा के पास पहले से ही एक एंटीडोट तैयार था, इसलिए अब वह ठीक है। लायरा बताती है कि यह सस्ता नहीं था और वह इसके लिए बाद में बिल भेजेगी। लॉस्ट देखता है और नोटिस करता है कि आर्मिया अभी भी सो रही है। उसे राहत मिलती है यह जानकर कि वह किसी खतरे में नहीं है। फिर लायरा उससे पूछती है उस अजीब रूप के बारे में जो उसने पहले लिया था, लेकिन लॉस्ट को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रही है। इससे पहले कि वह इस पर विचार कर सके, मार्गुलिस बीच में कूदता है, कहता है कि लॉस्ट वाकई बहुत ताकतवर है और उसके रहते हुए सबसे कठिन राक्षसों का भी कोई मौका नहीं होगा। मार्गुलिस जोड़ते हैं कि लॉस्ट की मदद से वे शायद गारलॉक द डिस्ट्रॉयर को भी हरा सकते हैं। लॉस्ट उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसने उनकी पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन मार्गुलिस इसे नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। वे हाइड्रा से मिले जादुई पत्थरों को उसके, सबेरिया और लॉस्ट के बीच बांट सकते हैं। मार्गुलिस ने तय किया कि चूंकि दोनों नए लोग मदद नहीं कर पाए, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तक नर्सिना की बात है, चूंकि वह बस लॉस्ट की सहायक है, वह सुझाव देता है। लॉस्ट बस उसे खुश रखने का तरीका ढूंढ लेता है। लॉस्ट आर्मिया की स्थिति का जिक्र करता है और सबारियां सीधे कहती हैं वह अब उपयोगी नहीं है, हो सकता है कि वह कभी जागे ही नहीं, और मार्गुलिस उसे किसी विकृत रुचियों वाले कुलीन को बेचने का विचार डालता है। लॉस्ट गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, नार्सिना मार्गुलिस को एक जोरदार मुक्का मार देती है। वह स्तब्ध है, विश्वास नहीं कर पा रहा कि अभी क्या हुआ। वह जल्दी से उसे याद दिलाता है कि गिल्ड में एडवेंचरर्स को एक दूसरे से लड़ने की अनुमति नहीं है और उसे चेतावनी देता है कि नियम तोड़ने के लिए उसे बाहर निकाला जा सकता है। वह दूसरों की ओर मुड़ता है, गवाह पाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सभी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा। सबेरिया आगे बढ़ती है और कहती है कि उसने सब कुछ देखा और वह इसे गिल्ड को रिपोर्ट करेगी। फिर शिग बोलता है, कहता है कि उसने भी कुछ सुना था कि कोई आर्मिया को किसी अजीबोगरीब रईस को बेचने की योजना बना रहा था, इससे पहले कि वह जागे।
वह बताता है कि मानव तस्करी एक बड़ा अपराध है, इसलिए उन्हें मार्गुलिस और सबारिया को ले जाना होगा। मार्गुलिस हैरान है, शिग से पूछता है कि वह वास्तव में कौन है। दृश्य गिल्ड की ओर कटता है, जहां यह पता चलता है कि शिग वास्तव में जेग है, जो रॉयल सिटी के एडवेंचरर गिल्ड से एक उच्च श्रेणी का एडवेंचरर है। हम देखते हैं कि वह मार्गुलिस और सबारिया को बांध रहा है और सब कुछ समझा रहा है। जेक अपना पिछला नाम छोड़ देता है, यह कहते हुए कि शिग सिर्फ उसकी आर्ट का हिस्सा था और लायरा उसे चिढ़ाती है, यह बताते हुए कि उसकी भेस काफी कमजोर थी। फिर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट एमहर्स्ट पूछती है कि राजधानी से कोई उनके छोटे शहर में क्यों होगा। जैक उसे याद दिलाता है कि सीधे एडवेंचरर्स को अन्य एडवेंचरर्स की निगरानी और विनियमन करने का अधिकार होता है। वह बताता है कि वह जांच करने आया था क्योंकि हाल ही में शहर में अधिक समस्याएं हो रही थीं और लगभग तुरंत ही उसे मार्गुलिस की संदिग्ध गतिविधियों का पता चला। लायरा पूछती है कि अब मार्गुलिस और सबारिया के साथ क्या होगा। एमहर्स्ट जवाब देते हैं कि उन्हें निश्चित रूप से गिल्ड से बाहर निकाला जा रहा है और मानव तस्करी के लिए उन्हें आजीवन श्रम की सजा भी हो सकती है। मार्गुलिस खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, कहता है कि यह सिर्फ बात थी, उन्होंने वास्तव में कुछ नहीं किया। लेकिन एमहर्स्ट जवाब देते हैं कि कानून स्पष्ट है और दोनों एक दूसरे को पकड़े जाने के लिए दोष देने लगते हैं। बाद में लॉस्ट जैक को अलग ले जाता है, उससे मार्गुलिस और सबारिया को बख्शने के लिए कहता है। जैक हैरान होता है और पूछता है कि वह ऐसा क्यों चाहेगा। लॉस्ट समझाता है कि उन्होंने इस तरह से शुरुआत नहीं की थी। एक समय था जब वे सिर्फ अच्छे साहसी बनना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं वे खो गए, शोहरत और पैसे के पीछे भागते हुए। लॉस्ट को यकीन है कि उनका इरादा ऐसा नहीं था और वह उम्मीद करता है कि जैक उन्हें एक और मौका देगा। जहां उन्हें रखा गया है, वहां से लॉस्ट के शब्द सुनकर मार्गुलिस और सबारिया को पछतावा होने लगता है। जैक लॉस्ट के अनुरोध के साथ जाने का निर्णय लेता है और मार्गुलिस और सबारिया से कहता है कि वे जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे शहर से बाहर निकल जाएं और उम्मीद करता है कि वे फिर से उसके रास्ते में नहीं आएंगे। वे जल्दी से निकल जाते हैं। एमहर्स्ट इस पूरी स्थिति को लेकर थोड़ी चिंतित है, लेकिन जैक उसे आश्वस्त करता है कि गिल्ड से निष्कासित होना उनके लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता। बेहतर है कि वे साहसी बने रहें और उन पर नजर रखें। एमहर्स्ट को यकीन नहीं है कि यह वास्तव में मदद करेगा, यह बताते हुए कि मार्मोट एक छोटा शहर है और यहाँ चीजें राजधानी की तुलना में अलग तरीके से काम करती हैं। जैक सोचता है कि वह थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेगा, यह देखने के लिए कि चीजें कैसे होती हैं, और एमहर्स्ट यह सुनकर खुश है। बाद में सराय में जैक लायरा से बात करता है और बताता है कि वह क्यों रुका। वह इस शहर में साहसी लोगों पर नजर रखना चाहता है। वह बताता है कि रॉयल सिटी में गिल्ड का मानना है कि यहाँ हो रहे अजीब म्यूटेशन मर्मोट डिवीजन से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए वह उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ मिलकर जांच कर सकती है। लायरा सहमत होती है, लेकिन जोर देती है कि आर्मिया को भी उनके साथ शामिल होना होगा। जैक को जिज्ञासा होती है कि वह इस पर इतनी अड़ी क्यों है और वह समझाती है कि वह उसे ऐसे पीछे नहीं छोड़ सकती। जैक सिर हिलाता है, आर्मिया को साथ आने देने के लिए सहमत होता है। अधिक सदस्यों का होना समझ में आता है क्योंकि अब उसे और अधिक लोगों पर नजर रखनी होगी और वह जानता है कि वह लॉस्ट को भी बिना निगरानी के नहीं छोड़ सकता। इसके बाद जैक और उसकी टीम लॉस्ट और नारसीना के साथ ब्रंच पर बैठते हैं। लॉस्ट यह सुनकर हैरान है कि उन्होंने केवल 3 लोगों के साथ एक टीम बनाई है और आर्मिया से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उनके साथ रहने में ठीक है। वह थोड़ी शर्माते हुए जवाब देती है कि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है और जैक और लायरा ने उसकी जान बचाई, इसलिए वह उनकी बहुत आभारी है। लॉस्ट और जैक उसे बताते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उसे इसके लिए दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह फिर भी उनके साथ रही और लॉस्ट ये सुनकर खुश है। उसके बाद नारसीना और लॉस्ट सुबह सुबह गिल्ड की ओर निकलते हैं क्योंकि वे पिछली रात हाइड्रा का जादुई पत्थर भुनाना भूल गए थे। हालांकि लॉस्ट के पास एक और कारण है, वह नारसीना के भविष्य के बारे में सोच रहा है। वह उसे बताता है कि उसे आज एक विशेष खोज चुननी चाहिए क्योंकि केवल राक्षसों का शिकार करना उसे एक साहसी के रूप में बहुत दूर नहीं ले जाएगा। वह समझाता है कि खोज कुछ भी हो सकती है, जीवों को मारना, दुर्लभ सामग्री इकट्ठा करना या अमीर लोगों को एस्कॉर्ट करना जो अच्छी रकम देते हैं। नारसीना प्रभावित होती है कि लॉस्ट उसके बारे में इतना सोच रहा है। जब वह पूछता है कि क्या कुछ हुआ है तो वह शर्म से लाल हो जाती है। जल्द ही वे गिल्ड पहुंचते हैं जहां हर कोई उन पर शक भरी नजरें डाल रहा है। खबर फैल गई है कि लॉस्ट ने हाइड्रा को हरा दिया है और कोई इस पर विश्वास नहीं कर रहा। वह जल्दी से नारसीना को एक तरफ खींचता है, उसे चेतावनी देता है कि अब सतर्क रहे क्योंकि कई बुरे लोग हैं जो उनसे हाइड्रा के पत्थर चुराना चाहेंगे। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, एक एडवेंचरर जिसका नाम मार्नेल है आगे आता है और कहता है कि उसे लॉस्ट से कुछ बात करनी है। लॉस्ट सतर्क रहता है और पूछता है कि क्या उन्हें अभी बात करनी है, जिससे मार्नेल को लगता है कि वह उसके साथ आए लोगों के बारे में चिंतित है, इसलिए वह उन्हें जाने के लिए कहता है। लॉस्ट और नारसीना माओज़ाइट इस
निश्चित नहीं है कि क्या सोचना चाहिए, लेकिन उन्हें लगता है कि मार्नल हाइड्रा स्टोन्स के पीछे नहीं है। मार्नल लॉस्ट की ओर मुड़ता है और अचानक माफी मांगता है, जिससे लॉस्ट चौंक जाता है। लॉस्ट सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है, और फिर मार्नल कहता है कि उसे मार्गुलिस के व्यवहार के लिए खेद है। वह स्वीकार करता है कि शहर में हर कोई जानता था कि मार्गुलिस खराब इंसान था, लेकिन किसी ने लॉस्ट को चेतावनी नहीं दी। मार्नल स्वीकार करते हैं कि उन्होंने खुद से कहा कि यह उनका मामला नहीं है और वह मार्गुलिस के साथ चीजों को नहीं बिगाड़ना चाहते थे। वह माफी मांगते हैं कि जब लॉस्ट को उनकी जरूरत थी तब उन्होंने कदम नहीं उठाया और लोगों को उसे अयोग्य समझने दिया। अचानक नरसेना बीच में आती है और मर्नल से कहती है कि माफी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। मर्नल थोड़े घबराए हुए उससे पूछते हैं कि लॉस्ट की माफी पाने के लिए उन्हें क्या करना होगा। वह कहती है कि उसे 3 दिन तक लगातार उनके सामने घुटनों पर बैठकर हर दिन माफी मांगनी चाहिए। मार्नल और अन्य साहसी लोग इस नीले बालों वाली लड़की के दिमाग में जो कठोर सजा है उससे हैरान है, लेकिन लॉस्ट उसे रोकता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उससे नफरत करें। वह कहता है कि उसे अतीत को उखाड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और स्वीकार करता है कि हाइड्रा को हराने के बाद भी उसे एक हीलर के रूप में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। मर्नल की ओर हाथ बढ़ाते हुए वह सुझाव देता है कि वे आगे से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करें। मर्नल खुशी से उसका हाथ मिलाता है और लॉस्ट से कहता है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो संपर्क करे। फिर वह अपने समूह की ओर लौट जाता है। इसके बाद लॉस्ट और नारसेना रिसेप्शन डेस्क पर हाइड्रा का जादुई पत्थर जमा करने जाते हैं। एमहर्स्ट इसे देखकर लगभग लार टपकाती है। यह उन्हें करोड़पति बनाने के लिए काफी है। वह बताती है कि हाइड्रा पहले से ही एक कठिन जानवर था और चूंकि यह परिवर्तित हो गया, पत्थर की कीमत बढ़ गई। लेकिन वह यह भी चेतावनी देती है कि परिवर्तन एक आपदा का संकेत हो सकता है। नरसेना इस बात से भ्रमित है कि एमहर्स्ट और लॉस्ट उत्परिवर्तन के बारे में बात करते हुए कितने गंभीर दिख रहे हैं, इसलिए वे उसे समझाते हैं। राक्षसों को उत्परिवर्तित होने के लिए भारी मात्रा में मना की आवश्यकता होती है। आमतौर पर ऐसा केवल गहरे कालकोठरी के तल पर होता है। अगर यह सतह पर उत्परिवर्तित हुआ है तो इसका मतलब है कि कुछ अप्राकृतिक मना की वृद्धि का कारण बन रहा है। एमहर्स्ट कहती है कि अन्य साहसी लोगों ने भी इसी तरह की समस्याओं की रिपोर्ट की है और चीजें खतरनाक हो सकती है। नरसेना पूछती है कि गिल्ड ने कुछ क्यों नहीं किया, जैसे कि एक टीम भेजकर इसे जांचना। तभी एमहर्स्ट का बॉस हैंसम आ जाता है। जब वह उसे सुनती है तो वह तनाव में आ जाती है और जल्दी से उसे बताती है कि साहसी लोगों के पास एक सुझाव था। हैंसम उन्हें सीधे सुनने के लिए सहमत होता है और उन्हें अपने कार्यालय में आमंत्रित करता है, जहां वह हाइड्रा के उत्परिवर्तन और कालकोठरी की ऊपरी मंजिलों पर उच्च स्तरीय राक्षसों के दिखने की रिपोर्ट की समीक्षा करता है। हैंसम इसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए यह कोई असामान्य बात नहीं है। वह जोड़ता है कि गिल्ड के पास हर बार कुछ अजीब होने पर जांच टीम भेजने का समय या संसाधन नहीं है। लॉस्ट उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कहता है कि गिल्ड को अपने एडवेंचरर्स की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन हैंसम जवाब देता है, कहता है कि एडवेंचरर्स जानते हैं कि वे किस जोखिम के लिए साइन अप कर रहे हैं। वह यहाँ तक कहता है कि अगर वह राक्षसों से इतना डरता है तो उसे शहर छोड़ देना चाहिए। जब वे कार्यालय से बाहर निकलते हैं तो नरसेना गुस्से में उबल रही होती है। उन 5 मिनटों में हैंसम के साथ जो भी निराशा उसने जमा की थी उसे बाहर निकाल रही होती है। वह गुस्से में पूछती है कि वह खुद को क्या समझता है जो लॉस्ट को जाने के लिए कह रहा है। एमहर्स्ट उसे बताता है कि वह यहाँ का सबसे बड़ा आदमी है, कम से कम अभी के लिए। गिल्ड लीडर बूढ़ा है और मुश्किल से अपने कमरे से बाहर आता है और हैंसम, जो उसका दाहिना हाथ है, वही सब कुछ चला रहा है। लॉस्ट विषय बदलता है और एमहर्स्ट से नरसेना के लिए कुछ क्वेस्ट्स तैयार करने के लिए कहता है। वह उन्हें उपलब्ध काम दिखाती है और नरसेना बड़बड़ाती है कि इनमें से ज्यादातर तो असली काम जैसे लगते भी नहीं है। एमहर्स्ट उसकी माथे पर थपकी देता है, कहता है कि जब तक इससे पैसा आता है उसे काम के प्रकार के बारे में चूजी नहीं होना चाहिए। लॉस्ट को एक खोज मिलती है जिसमें कालकोठरी में टेलीपोर्टेशन सर्कल के पास एक फीनिक्स का शिकार करना है। नरसेना तुरंत कहती है कि वे इसे लेंगे। एमहर्स्ट उसे रुकने की चेतावनी देते हैं, यह बताते हुए कि सिर्फ एक हीलर और एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ वे एक उड़ने वाले जीव के खिलाफ कोई मौका नहीं रखते। तुरंत ही लॉस्ट और नारसेना जेक की टीम के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वे सीधे उनके बेस की ओर बढ़ते हैं। जेक और लायरा तैयार हैं, लेकिन आर्मी हिचकिचा रही है, सोच रही है कि लॉस्ट शायद उसके साथ काम नहीं करना चाहेगी। जो कुछ भी हुआ उसके बाद लॉस्ट उसे आश्वस्त करती है, कहती है कि उसे पहले ही माफ कर दिया गया है, इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जब सब एक ही पृष्ठ पर होते हैं तो जैक कागजी कार्रवाई को सुलझाने के लिए गिल्ड की ओर जाता है, जबकि बाकी लोग सामान के लिए बाजार जाते हैं। लॉस्ट नरसेना से कहता है कि उन्हें फीनिक्स से लड़ाई में जलने के लिए औषधियां लेनी होंगी। वह प्रभावित होती है, कहती है कि उसे अपनी चीजों की जानकारी है, लेकिन यह उसे थोड़ा अयोग्य भी महसूस कराता है। वह सड़क के बीच में खो जाती है और अचानक एक लड़की उसके पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है।
नरसेना खुद को छुड़ाती है और लाल बालों वाली महिला पर मुक्का मारती है, लेकिन वह महिला आसानी से पलटकर बच जाती है। नरसेना हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि शरारती छेड़खानी करने वाली वास्तव में रोलमा है, जो एक अनुभवी साहसी और उसके पिता की पुरानी दोस्त है। वह समझ जाती है कि उसके पिता ने रोलमा को उसके पीछे भेजा है, अपनी बेटी के भाग जाने की चिंता में। उसी समय लॉस्ट वहां आता है और वह और रोलमा एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका पुराना संबंध है। लॉस्ट उसे आदर पूर्वक अभिवादन करता है, उसे मास्टर कहता है, जिससे नरसेना पूरी तरह से उलझन में पड़ जाती है। वे सब एक पास के रेस्तरां में जाते हैं, जहां लॉस्ट बताता है कि उसने थोड़ी देर के लिए रोलमा के तहत प्रशिक्षण लिया था। नरसेना बताती है कि उसके पिता और रोलमा दोस्त हैं और उसके पिता ने रोलमा को उसकी देखभाल के लिए भेजा था। फिर रोलमा लॉस्ट से कहती है कि उसे और नरसेना को कुछ जगह दे, क्योंकि उसे कुछ व्यक्तिगत बातें करनी है, लेकिन लॉस्ट मना कर देता है, कहता है कि वह नरसेना की पार्टी में है, इसलिए उसे जानने का हक है क्या हो रहा है। उसे यह भी संदेह है कि राल्मा नरसेना को जबरदस्ती वापस लाने की कोशिश कर सकती है और वह ऐसा होने नहीं देगा। राल्मा मुस्कुराती है, इसे चुनौती के रूप में लेती है और पूछती है कि क्या वह सच में सोचता है कि वह उसे रोक सकता है। वह उस पर एक छोटी सी आग फेंकती है, लेकिन वह सही समय पर बच जाता है। राल्मा इस बात से प्रभावित है कि लॉस्ट ने कितना सुधार किया है और उसे रहने देने के लिए सहमत हो जाती है। वह नरसेना की ओर मुड़ती है और पूछती है कि वह घर से क्यों भाग गई। नरसेना जोर देती है कि वह नहीं भागी। वह कहती है कि वह जल्दी में चली गई, इसलिए वह ठीक से अलविदा नहीं कह सकी, लेकिन उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह लॉस्ट को ढूंढने जा रही है। लॉस्ट और राल्मा दोनों इस पर हैरान है और राल्मा आगे पूछती है कि वह उसे ढूंढने क्यों आई। नरसेना चुप हो जाती है, अपना चेहरा छुपाते हुए यह स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा होती है कि उसने अपने पिता के आदमियों को लॉस्ट पर नजर रखने के लिए लगाया था। जब उसे पता चला कि उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है, तो वह उसके पास जाने के लिए दौड़ पड़ी। लॉस्ट नरसेना से कहता है कि उसे घर वापस जाकर अपने पिता के साथ सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, लेकिन उसे चिंता है कि उसके पिता उसे लॉस्ट के पास वापस नहीं आने देंगे। वह आंसू रोक रही है, इसलिए राल्मा बीच में आता है और कहता है कि उसके पिता उसके साहसी बनने के खिलाफ नहीं है। वह बस इस बात को लेकर चिंतित था कि वह बिना कुछ कहे चली गई। राल्मा उसके पिता से बात करने का वादा करता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह लॉस्ट के साथ सुरक्षित है। फिर राल्मा लॉस्ट को कुछ पेय लाने के लिए भेजता है और नरसेना से यह जानने की कोशिश करता है कि उसके और लॉस्ट के बीच वास्तव में क्या चल रहा है। नरसेना लास्ट के बारे में बात करना शुरू करती है कि वह कितना अद्भुत है, लेकिन फिर वह भावुक हो जाती है। महसूस करती है कि वह उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। राल्मा उसे आश्वस्त करती है, कहती है कि उसने निश्चित रूप से एक फर्क पैदा किया है। पहले लॉस्ट ने उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वह अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी है। राल्मा नरसेना से कहती है कि उसने उस पर वास्तव में सकारात्मक प्रभाव डाला है और उसे उसके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। उस रात बाद में राल्मा गिल्ड बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, सोच रही थी कि पुराना गिल्ड लीडर मिस्ट क्या योजना बना रहा है। अगले सुबह सभी फीनिक्स का सामना करने की तैयारी करते हैं। शीला लॉस्ट को कुछ खाना देती है और उसकी चिंता करते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहती है। अचानक नरसेना आती है, लॉस्ट से लंच बैग ले लेती है और शीला से कहती है, चिंता मत करो, मैं उसके साथ रहूंगी। और यह सुनकर शीला और भी चिंतित हो जाती है। फिर वे शहर छोड़ देते हैं। दृश्य फिर कटकर जाता है, जहां लॉस्ट और अन्य लोग भूल भुलैया के मध्य मंजिलों पर उतरते हैं। नरसेना फीनिक्स का सामना करने के लिए उत्साहित है, लेकिन प्राणी प्रकट नहीं होता। वह उम्मीद कर रही थी कि जैसे ही वे अंदर कदम रखेंगे वह उन पर हमला करेगा, लेकिन लॉस्ट उसे बताता है कि यहाँ फीनिक्स के लिए कोई कदम उठाना बहुत तंग है। नरसेना आकार के बारे में सोचने लगती है और लॉस्ट समझाता है कि फीनिक्स सभी प्रकार के आकार में आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इस संकरे रास्ते से होकर इस जगह तक नहीं पहुंच सकता। वे आगे बढ़ते रहते हैं और जैक कहता है कि उड़ने वाले जीव आमतौर पर तंग जगहों में सहज नहीं होते। अगर उनकी मर्जी होती तो वे कहीं खुले में होते, जहां ऊपर बहुत जगह होती। जल्द ही वे एक विशाल खुले क्षेत्र में पहुंचते हैं और लायरा को यकीन है कि फीनिक्स यहीं है। वह बताती है कि यह एक नया रास्ता है जिसे मुश्किल से ही खोजा गया है, जिससे साहसी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ कहीं छिपा खजाना हो सकता है, लेकिन फीनिक्स आगे का रास्ता रोक रहा है। इसलिए कुछ साहसी लोगों ने इसे हटाने का काम सौंपा है। लॉस्ट पास के स्तंभों पर जलने के निशान देखता है और समझता है कि फीनिक्स यहीं आसपास होना चाहिए। वह एक पत्थर आगे फेंकता है, उम्मीद करता है कि फीनिक्स को बाहर लाया जा सके, यह जानते हुए कि यह एक क्षेत्रीय प्राणी है। निश्चित रूप से फीनिक्स ऊपर से एक पोर्टल से प्रकट होता है और एक झटके में कमरे से गुजरता है। दृश्य एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर कट होता है।
राल्मा अंदर आती है और एमहर्स्ट की नजर उन पर पड़ती है, जो तुरंत ही उन्हें दुनिया की सारी मोहकता के साथ अभिवादन करता है। राल्मा नोट करती है कि यह गिल्ड एडवेंचरर्स के लिए स्वागतपूर्ण लगता है और एमहर्स्ट सहमत होते हैं, कहते हैं कि वे केवल एडवेंचरर्स की वजह से ही मौजूद हैं। लेकिन वास्तव में एमहर्स्ट इसे बढ़ा चढ़ाकर कह रही है, क्योंकि वह जानती है कि राल्मा एक शीर्ष रैंक की एडवेंचरर है। वह देखती है कि भले ही राल्मा की पोशाक चमकदार नहीं है, लेकिन कपड़ा उच्च गुणवत्ता का है और उसके पहने हुए गहने वास्तव में महंगे जादुई वस्त्र हैं। एमहर्स्ट उसे अपने पास रखने के लिए दृढ़ है, यह जानते हुए कि राल्मा साहसिक दुनिया में एक असली दिग्गज है। एमहर्स्ट राल्मा से पूछती है कि वह उसके लिए क्या कर सकती है और राल्मा सीधे कहती है कि वह शाखा अध्यक्ष से मिलना चाहती है। एमहर्स्ट फिर से पूछती है, सोचते हुए कि अनुरोध अजीब है, लेकिन राल्मा जोर देती है, कहती है कि वह मिस्ट से मिलना चाहती है। एमहर्स्ट फिर देखती है कि क्या राल्मा के पास कोई रेफरल या अपॉइंटमेंट है, लेकिन राल्मा के पास कुछ भी नहीं है। एमहर्स्ट सोचती है कि वह मिस्ट को व्यक्तिगत रूप से जानती होगी, लेकिन राल्मा कहती है नहीं, हालांकि उसका मिस्ट के साथ कुछ काम है और काम से उसका मतलब है कि वह उसे मरवाना चाहती है। यह सुनकर एमहर्स्ट तुरंत उसे प्रवेश से मना कर देता है, सोचते हुए कि राल्मा का दिमाग खराब हो गया होगा। राल्मा यह देखकर कि वह शिष्टता से अंदर नहीं जा पाएगी, तय करती है कि उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा। वह एक आग का गोला बनाने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छोड़ सके, हैंसम बीच में आकर उसे रोक देता है। वह उसे नाम से पहचानता है और एमहर्स्ट समझ जाती है कि वह आग के मूर्ख से निपट रही है। हैंसम एमहर्स्ट को बताता है कि अगर राल्मा गंभीर है तो वह पूरे भवन को जला सकती है। राल्मा राहत महसूस करती है कि आखिरकार कोई अधिकारी आ गया। इस बीच भूल भुलैया में फीनिक्स चारों ओर उड़ता रहता है, जिससे नारसेना को लगता है कि उसकी मुक्केबाजी और लॉस्ट की तलवार यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। लॉस्ट कहता है कि तीर कमान लाना समझदारी होती, लेकिन नारसेना ज्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि फीनिक्स पास से हमला नहीं कर रहा है। उसी समय फीनिक्स नरसेना पर एक आग का गोला फेंकता है और लॉस्ट उसे समय रहते खींच लेता है। वह उसे चेतावनी देता है कि आग का गोला फीनिक्स का सबसे खतरनाक हमला है और नरसेना सोचती है कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। गिल्ड में वापस हैंसम राल्मा से पूछता है कि क्या वह उसी के बारे में आई है, पिछले दिन के एक साहसी के समान समस्या। वह बताता है कि कल एक साहसी आया था, कह रहा था कि भूल भुलैया में कुछ हुआ है और चाहता था कि वे इसे संभालें। राल्मा पूछता है कि उसने उस आदमी से क्या कहा और हैंसम कहता है कि उसने उसे कहा कि अगर वह खुद भूल भुलैया में जाने से डरता है तो शहर छोड़ दे। राल्मा स्पष्ट करती है कि उसका व्यवसाय अलग है और वह टिप्पणी करती है कि उसे मरमोट में आए हुए काफी समय हो गया है, लेकिन अब यह जगह गुंडों से भरी हुई लगती है। हैंसम कहते हैं कि वे भी चिंतित हैं, लेकिन राल्मा सोचती है कि वे इसके पीछे हैं और पूछती है कि उन्होंने चीजों को इस तरह क्यों होने दिया। वह नहीं जानती कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वह निश्चित है कि वे कुछ साजिश कर रहे हैं। वह शहर में बिखरे नए खंभों की ओर इशारा करती है, यह सोचते हुए कि उनके साथ क्या हो रहा है। हैंसम उसे बताता है कि वह भी उतना ही अनजान है और जोर देता है कि इसका गिल्ड से कोई लेना देना नहीं है। राल्मा उस पर शक करती है, सोचती है कि वह अनजान बनने का नाटक कर रहा है। वह पूछता है कि क्या उसके पास स्तंभों को गिल्ड से जोड़ने का कोई सबूत है, लेकिन राल्मा कहती है कि यह एक आंतरिक भावना है। हैंसम हंसते हैं, उसके सिद्धांत को खिंचाव कहते हैं। राल्मा कहती है कि भूल भुलैया के शहर में एडवेंचरर्स गिल्ड का पूर्ण अधिकार है और शाखा अध्यक्ष लगभग शहर का राजा है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, जो उसे सही नहीं लगता। हैंसम उसे याद दिलाता है कि वह केवल अध्यक्ष का दाहिना हाथ है, लेकिन वह जानती है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह उसे बताता है कि अगर उसे चीजों के संचालन से कोई समस्या है तो उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। राल्मा को यकीन है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये देखते हुए कि जब भी कोई साहसी गिल्ड पर सवाल उठाता है तो उन्हें जाने के लिए कहा जाता है। उसे संदेह है कि वे लोगों को यहाँ रुकने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हैंसम पूछता है कि वह क्या सोचती है कि उनका मकसद क्या है। राल्मा को लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद बहुत सारे बलिदान योग्य साहसी लोगों की जरूरत होगी। उसे पूरा यकीन है कि यह एक भूल भुलैया के उन्माद जैसा लगेगा, जहां हताहतों पर कोई ध्यान नहीं देगा। दृश्य फिर से भूल भुलैया की ओर कटता है, जहां फीनिक्स उग्र हो रहा है, हर जगह आग उगल रहा है। चक देखता है कि कमरा भट्टी में बदल रहा है और समझता है कि यह अच्छा नहीं होगा। लायरा नोट करती है कि गर्मी को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन असली समस्या हवा है। आग सारी ऑक्सीजन जला रही है और वे ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। लॉस्ट समझता है कि फीनिक्स उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपनी जगह की रक्षा कर सके, और नारसीना कहती है कि राक्षसों को इंसानों पर देखते ही हमला करना चाहिए, न कि उन्हें डराकर भगाना चाहिए। लॉस्ट कहता है कि फीनिक्स को यह जानना होगा कि वह अकेले उन पांचों से नहीं लड़ सकता। निश्चित रूप से राक्षस सोचने वाले नहीं होते, लेकिन इसे अपने स्वभाव का पालन करना होगा।
जैक कहता है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे लड़ाई करें, और आर्मिया से पूछता है कि क्या वह कुछ जल जादू कर सकती है। वह कहती है कि वह कर सकती है, तो वह उसे फीनिक्स के पंखों पर निशाना लगाने के लिए कहता है। वह समझाता है कि उसके पंखों पर जो आग है वह मूल रूप से पंखों की तरह है, इसलिए अगर वे उन्हें पानी से बुझा सकते हैं तो यह जानवर को नीचे खींच लेगा और फिर वह अपनी तलवार से इसे खत्म कर सकता है। आर्मिया हिचकिचाती है, चिंतित है कि उसके जादू को तैयार करने में समय लगेगा, लेकिन जैक उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि वह उसे तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक यह तैयार नहीं हो जाता। नर्सिना भी कूदकर मदद का वादा करती है, जिससे आर्मिया का आत्मविश्वास बढ़ता है। उनके समर्थन के साथ वह इसे करने का निर्णय लेती है। जैक, लॉस्ट और नर्सिना फिर फीनिक्स को व्यस्त रखने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि आर्मिया जादू करना शुरू करती है। लायरा देखती है, यह जानते हुए कि यह आर्मिया के लिए एक बड़ी बात है, खासकर उसके अतीत के कारण जो उसे पीछे खींच रहा है। वह आशा करती है कि आर्मिया अपने साथियों पर भरोसा करने की ताकत पा सके, यह मानते हुए कि अगर वह ऐसा कर सके तो वह एक मजबूत साहसी बनेगी। आखिरकार आर्मिया एक छोटा पानी का तीर राक्षस पर चलाती है। यह काम करता है, फीनिक्स नीचे खींचा जाता है और जैक हमला करता है, लेकिन वार गहरा नहीं होता। राक्षस फिर से उठता है, लेकिन लॉस्ट को लगता है कि अगर वे इसे बनाए रख सकते हैं तो उनके पास एक असली मौका है। इस बीच गिल्ड में हैंसम सोच रहा है कि भूल भुलैया का तांडव बुरा लगता है, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं है, यह आम तौर पर नहीं होता। राल्मा बताती है कि यह हाल ही में शहर के आसपास की बहुत सी अजीब चीजों को समझा सकता है। वह विशेष रूप से राक्षसों के उत्परिवर्तन के बारे में चिंतित है, यह बताते हुए कि भूल भुलैया के आसपास का मना बहुत अधिक है। वापस भूल भुलैया में हम देखते हैं कि फीनिक्स बदल रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि उसकी लपटें नारंगी से नीली हो रही हैं। नर्सिना सोचती है कि उत्परिवर्तन दुर्लभ होने चाहिए और लॉस्ट भी उसके साथ सहमत है। कह रही है कि कुछ दिनों में 2 बार उनका सामना करना सामान्य नहीं है। आर्मिया उत्परिवर्तित राक्षसों से डर जाती है, सोचती है कि वे उसके आसपास क्यों आते रहते हैं, और लायरा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मिया इतनी परेशान है कि शब्दों से मदद नहीं मिलती। लायरा चिंतित है कि यह बुरा हो सकता है। अगर आर्मिया फिर से डर को हावी होने देती है तो यह सिर्फ राक्षस को और मजबूत बना देगा। वह जानती है कि आर्मिया को अब डर को दूर करना होगा, नहीं तो वह बढ़ने का मौका खो देगी, लेकिन लायरा को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मदद करे। तभी फीनिक्स आर्मिया पर हमला करता है और लायरा उसे बचने के लिए चिल्लाती है, लेकिन आर्मिया वहीं जमी रहती है। फीनिक्स एक आग का गोला फेंकता है, लेकिन जैक उसे काटकर उसे बचा लेता है। फीनिक्स लगातार आग के गोले फेंकता रहता है और जैक हर एक को काट देता है। आर्मिया से कहता है कि उन्हें इसे गिराने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। लायरा उससे संपर्क करती है और आर्मिया आखिरकार लड़ाई में शामिल होने के लिए आगे बढ़ती है। वह तैयार होने के लिए 1 सेकंड मांगती है और वे उसे जगह देते हैं। इस बीच राल्मा ने गिल्ड छोड़ दिया है। वह सोच रही है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे सामने होंगे। वह शहर के चारों ओर पत्थर के स्तंभों की ओर जाती है, उन पर अपनी अग्नि जादू का उपयोग करती है, यह महसूस करते हुए कि ये सिर्फ साधारण पत्थर नहीं है, और सोचती है कि इनका वास्तव में क्या मतलब है। भूल भुलैया में हम देखते हैं कि नारसीना फीनिक्स पर मुक्का मारती है, लेकिन इसका उस पर कोई खास असर नहीं होता और उसका हाथ आग पकड़ लेता है। वह इसे बुझाने में सफल होती है। तभी फीनिक्स उस पर हमला करता है, लेकिन लॉस्ट बीच में आता है, केवल यह देखने के लिए कि उसकी तलवार गर्मी से पिघलने लगती है। आर्मिया एक और हमला जादू करने की तैयारी कर रही है और लायरा उसकी सहन शक्ति को ठीक करके उसकी मदद करती है। यह जानते हुए कि लगातार हमले के जादू करना कठिन है, आर्मिया एक बर्फीला तीर चलाती है जो फीनिक्स को मारता है और उसे आकाश से नीचे गिरा देता है। हालांकि यह जल्दी से अपने पंख वापस पा लेता है। जैक इसे सीधे लेने के लिए तैयार है, लेकिन नारसेना इसे फिर से नीचे मार देती है, जिससे लॉस्ट को अपने चाकू से इसे खत्म करने का मौका मिलता है। फीनिक्स को गिराने के बाद लॉस्ट आर्मिया की तारीफ करता है, कहता है कि उसकी जादू ने ही काम पूरा किया। सभी उसका समर्थन करते हैं। आर्मिया इतनी भावुक हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सभी को समर्थन के लिए धन्यवाद देती है। वह राक्षस से जादुई क्रिस्टल उठाती है और जब बाकी सब जश्न मना रहे होते हैं, लायरा जैक की ओर झुककर कहती है कि इस बार लॉस्ट ने रूप नहीं बदला। जैक सोचता है कि पिछली बार का वह रूपांतरण वास्तव में क्या मतलब था और वह तय करता है कि वह थोड़ी देर के लिए लॉस्ट पर नजर रखेगा। बाद में वे सभी सराय में आराम कर रहे होते हैं जब वे रियल्मा से मिलते हैं, जो पहले से ही एक पेय का आनंद ले रही होती है। वह पूछती है कि क्या उन्होंने फीनिक्स को हरा दिया और वे उत्सुक होते हैं कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। रियल्मा हंसती है, कहती है कि उसने एक बातूनी लड़की को थोड़े पैसे के लिए कहानी बताने पर मजबूर कर दिया। उनके आरामदायक चेहरों को देखकर वह समझ जाती है कि उन्होंने सच में उस राक्षस को हरा दिया। फिर वह उन्हें चिढ़ाती है, कहती है कि उन्हें उस इनाम के पैसे से उसे डिनर कराना चाहिए, लेकिन लॉस्ट जानता है कि उसका ध्यान खाने से ज्यादा पेय पर है। वे सभी भोजन के लिए बैठते हैं और नारसेना कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आने से पहले खाना इतना अच्छा हो सकता है।
रीलमा आंखें घुमाती है, कहती है कि यह भोजन कुछ खास नहीं है और यहाँ तक कि मांस भी साधारण और सख्त है। शीला सर्वर ये सुन लेती है और इससे खुश नहीं होती, गुस्से में चली जाती है। रीलमा हंसती है और नरसेना से कहती है कि सूप का आनंद ले, क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी हवेली में नहीं मिलेगा। हवेली सुनकर बाकी लोग चौंक जाते हैं, ये समझते हुए कि नरसेना ने अपनी पृष्ठभूमि साझा नहीं की है। रीलमा बताती है कि नरसेना वास्तव में एनेलस्ट्रिया के अर्ल की बेटी है। हर कोई हैरान है और लॉस्ट आखिरकार सब समझ जाता है, वह वही लड़की है जिसे उसने तब बचाया था। इस बीच हैंडसम मिस्ट को उस म्यूटेशन के बारे में जानकारी दे रहा है जो उन्होंने देखा था, और वह बताता है कि राल्मा भी शहर में है। मिस्ट तय करता है कि उसे जो भी आगे आने वाला है उसमें अपने शिष्य की मदद की जरूरत होगी।